Alright friends, welcome to the Smart Developer course by Jayan Saksham. This is me Jayan. I am a BTech student at DTU. तो इस कोर्स हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना बेसिक्स ऑफ दी वेब डेवलपमेंट। देखो वेब डेवलपमेंट के काफ़ी सारे एक्सपेक्ट्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें लोगों को सीखनी पड़ती है, जिसमें HTML, Django, जावास्क्रिप्ट आता है, एंगुलर, फायरबेस, CSS, लारावेल, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं वेब डेवलपमेंट के केस में। बट कैसे कैसे हम इनको चीज़ों को सीख सीख के हमको आगे बढ़ना है, इस कोर्स में मैं आपको बताऊंगा। दिस कोर्स इज स्पेसिफिकली फॉर HTML। तो देखो वेब डेवलपमेंट के दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, दो एक्सपेक्ट्स बेसिकली। एक होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड एक होता है बैक एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड डेवलपमेंट डील विथ दी क्लाइंट साइड UI डेवलपमेंट, मतलब कि जो भी आपको स्क्रीन पे जितने भी बटन्स दिख रहे हैं, जितने भी आपको पेजेस दिख रहे हैं, जितनी भी आपको वीडियोस दिख रही हैं, फॉर्म दिख रहा है, जितना भी आपको विजिबल पार्ट है किसी भी वेबसाइट का, दैट इज़ योर फ्रंट एंड डेवलपमेंट। एंड बैक एंड डेवलपमेंट में सर्वर साइड डेवलपमेंट होती है। बेसिकली जितना भी लॉजिक है किसी भी वेबसाइट का, वो सारा हमारा बैक एंड डेवलपमेंट में आता है। इट डील्स विद द डेटाबेस, फॉर्म सबमिट कैसे होगा, वीडियो अपलोड कैसे होगी, ये सारी चीज़ें हमारी बैक एंड डेवलपमेंट में आती है। बट इन दिस कोर्स वी आर डीलिंग विद द HTML। तो HTML के बारे में हम जानेंगे, और HTML क्या होता है मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगा तब मैं आपको बताऊँगा। तो आप जैसे इस फोटो में देख सकते हैं, इस इलस्ट्रेशन में एकदम अच्छे से बताया गया है कि जो आपको दिखता है वो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है, दैट इज़ फ्रंट एंड। उसके नीचे कितना सारा काम हो, कितना सारा उसमें लॉजिक लगा है, वो सारा हमारा बैक एंड डेवलपमेंट में आता है। तो इस कोर्स हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रंट एंड डेवलपमेंट को। ऑलराइट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट को आपको क्या चाहिए रहेगा? आपको एक लैपटॉप या एक कंप्यूटर PC आपको चाहिए रहेगा। बेसिकली कोडिंग करने के लिए आपको ये सब तो चाहिए होता है, और काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है जब आप अपना पहला HTML का कोड लिखेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो आप बिल्कुल इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं, एकदम बिगिनर फ्रेंडली रहने वाला है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग को स्टार्टिंग से लेकर चलना है, आपको मैं मान के चल रहा हूँ कि कुछ नहीं आता स्टार्टिंग से, और आपको ज़ीरो से हीरो बनाना मेरा काम है इस कोर्स में। तो देखो किसी भी फ्रंट एंड की अगर बात करें तो फ्रंट एंड में बेसिकली तीन चीज़ें चाहिए होती है हमको: HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ी सी और बातें भी हैं जो हम अभी के लिए थोड़ा सा साइड कर देते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बैकएंड में भी आ जाता है, फ्रंट एंड में भी आ जाता है। अभी हम बात करते हैं फ्रंट एंड की। तो फ्रंट एंड में हमको मोस्टली चाहिए होता है HTML एंड CSS, HTML एंड CSS। तो एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि HTML क्या होता है एंड CSS क्या होता है। मान लो आपको एक कार बनानी है, आपकी कार बनाने की कंपनी है, तो कार का जो ढांचा होगा, जो बेसिक स्केलेटन होगा, दैट इज़ योर HTML। और जो उसके ऊपर आपने कलरिंग कर दी, आपने उसको डिज़ाइन दे दिया, आपने उस पर स्टाइलिंग वगैरह कर दी, दैट इज़ CSS। तो HTML क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ ढांचा। CSS होता है उसके ऊपर आपने जो स्टाइलिंग कर दी। एंड जावास्क्रिप्ट होता है जो आपने उसके अंदर इंजन लगा दिया जिससे आपकी कार चलेगी। तो HTML सिर्फ ढांचा होता है। तो यू आफ्टर सक्सेसफुली राइटिंग योर माई फर्स्ट HTML कोड, जब अपना पहला HTML कोड लिखेंगे, बहुत ही ऑसम वाली फीलिंग आएगी गाइस, मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको अपना पहला HTML कोड लिखने के बाद। तो HTML का रोल क्या है मैं आपको बता दूं। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये बेसिकली स्केलेटन होता है किसी वेबसाइट का। CSS क्या होता है? CSS होता है कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट। ये हमारी वेब पेजेस को ब्यूटीफुल बनाने के काम आता है। सिर्फ आपकी वेबसाइट का प्रेजेंटेशन CSS होता है। और जावास्क्रिप्ट तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसी से हम लॉजिक्स वगैरह बनाते हैं। ये बेसिकली आपका फ्रंट एंड में भी और बैक एंड में भी लग जाता है, दोनों केस में एक तीर दो निशाने आप बोल सकते हैं इसको, कि जावास्क्रिप्ट एक तीर दो निशाने होते हैं। ओके। और हमको इस कोर्स के दौरान हमको IDE चाहिए होगी। व्हाट इज IDE? बेसिकली IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। मतलब कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए होगा जिसके ऊपर आप कोड लिखें। देखो कोडिंग आप नोट पैड पे भी कर सकते हो, बट दैट इज़ नॉट अ गुड एनवायरनमेंट। अगर मैं एक एनालॉजी दूँ आपको, कि मान लो मैं आपको बोलूँ कि आपको बॉडी बनानी है। अगर आपको बॉडी बनानी है तो आपके पास दो रास्ते हैं, कि आप रनिंग करें, घर में एक्सरसाइज कर रहे हैं, और पुशअप मारे, पुलअप मारे, जितनी भी हो सके घर में आप कर लें। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप एक जिम ज्वाइन कर लें। जिम ज्वाइन करने में आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ट्रेनर भी होता है, म्यूज़िक भी होता है वहाँ पे, और वहाँ पे एक अच्छा माहौल भी होता है क्योंकि और लोग भी कर रहे होते हैं उसमें, तो ऐसा अच्छा लगता है हमको भी करना। तो एक जिम हमको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, उसी तरह IDE हमको कोडिंग का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। तो जैसे जिम बहुत सारे होते हैं कि आप ये वाला जिम ज्वाइन कर लो, वाला जिम ज्वाइन कर लो, वैसे ही IDE भी बहुत सारी होती हैं। आप ये कर लो, वो कर लो, ठीक है। एटम होती है, सबलाइम टेक्स्ट होती है, ब्रैकेट होती है, और आपकी VS कोड होती है, बहुत सारी होती है। इस कोर्स में हम लोग VS कोड को डाउनलोड करेंगे, और मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग VS कोड का ही यूज़ करें, उसके अलावा आप कोई और IDE की तरफ ना जाएँ। तो VS कोड माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोवाइड की है, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट IDE
जो लोग यूज़ करते हैं। और बेसिकली VS कोड एक IDE नहीं है, कोड एडिटर है, बट लोग इसको IDE बोल देते हैं। खैर कोई बात नहीं, हमको तो कोड लिखने से मतलब है, आपका कोड चल जाना चाहिए बस, और उसको कोई दिक्कत नहीं। सो लेट्स गो टू IDE एंड स्टार्ट सम कोडिंग। मैं VS कोड की वेबसाइट पे आ चुका हूँ। आप आराम से लिख सकते हैं VS कोड डाउनलोड, और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा डाउनलोड फॉर विंडोज़। अगर आप विंडोज़ में, मैक वगैरह के लिए भी आप नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही इजी डाउनलोड होता है, नेक्स्ट 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 आप करते रहें और ये आराम से डाउनलोड आपका हो जाएगा। ऑलराइट, सो मैंने एक एम्प्टी फोल्डर बना दिया HTML ट्यूट्स के नाम से, HTML ट्यूट्स। और आपको बेसिकली क्या करना है कि आपने VS कोड को डाउनलोड कर लिया ही होगा, आपको अब HTML को सीखने की प्रक्रिया को चालू करना है। तो आपको बेसिकली अपना पावर शेल विंडो खोलना है। यहीं पे तो शिफ्ट दबा के रखेंगे सब लोग और राइट क्लिक करेंगे। शिफ्ट दबा के हमने रखा, राइट क्लिक किया और आपके पास आया ओपन पावर शेल विंडो हेयर। इसके बाद आप लिखेंगे कोड स्पेस डॉट, कोड स्पेस डॉट लिखते ही आपका VS कोड आपके इसी में खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पे कुछ कुछ सेटिंग्स आपको करनी पड़ेंगी जो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरा VS कोड पहले से इंस्टॉल्ड है तो मेरे में वो सारी सेटिंग्स हो रखी है, मैं फिर भी आपको बताऊँगा। तो ये देखो, ये एक ये ऑप्शन होता है फाइल का, यहाँ पे आप फाइल्स वगैरह बनाते हैं। ये सर्च का ऑप्शन है, ये सब आपका वर्जन कंट्रोल है, ये डीबगिंग का ऑप्शन है आपका, और ये है आपका एक्सटेंशंस, ठीक है। और ये सब चीज़ें आप अपने आप सीख जाएंगे चीज़ों को। आपको सबसे पहले क्या करना है, फाइल में जाके ऑटो सेव वाला मोड होता है, आपको कर लेना है इसको एनेबल, ताकि क्या हो रहा है कि आप जितनी भी कोडिंग करते हैं सारी अपने आप सेव होती रहें और हमको सेव करने के झंझट बिल्कुल भी ना पड़े। अब देखो, आपको कुछ कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी है, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली बात कि मैं कौन सी थीम यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आपका अगर आपने अभी डाउनलोड किया तो आपकी थीम थोड़ी अलग आ रही होगी। तो आप एक थीम आती है जेलीफिश, आप जेलीफिश सर्च करें और यहाँ पे इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ, इसलिए मेरे में ऐसा नहीं है। ओके, तो इसी के साथ साथ आपको एक चीज़ और इंस्टॉल करनी है जिसको हम बोलते हैं लाइव सर्वर, ठीक है। लाइव सर्वर एक ऋत्विक दे नाम के पर्सन ने बनाई है, जो आप जाएँ यहाँ पे इसको भी आप इंस्टॉल कर ले। इसका मतलब क्या होगा मैं बताऊँगा, ये हम सब डाउनलोड क्यों करें ये सब मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। इसी के साथ साथ एक और होती है, अगर आप ऑप्शनल है, ब्रैकेट नाम की होती है, बट HTML में इतनी काम नहीं आती ब्रैकेट। ये बेसिकली कलर के लिए होती है ब्रैकेट्स, आपके कलर काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। मेरे को तो काफ़ी मेरी पर्सनल फेवरेट है ये, तो इसलिए मैं इसका भी यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें जो आपको कर लेनी है डाउनलोड, और आपको स्टार्ट करनी है अपनी HTML की जर्नी को। तो आपने आई गेस ये सब कुछ डाउनलोड कर लिया होगा, काफ़ी इजी था इन सबको सेटअप करना। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी HTML को अभी। ऑलराइट, तो मैं पहली फाइल बना लेता हूँ, वन index.html, ठीक है। वन index.html, ये मेरी HTML फाइल हो गई, ठीक है। तो अब पहले हम समझ लेते हैं कि एक बार कि कोई भी वेब सर्वर काम कैसे करता है और इंटरनेट काम कैसे करता है, और हम थोड़ा जान लेते हैं कि वेबसाइट्स कैसे काम करती हैं। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा HTML के बारे में बताऊंगा, ओके। तो मैं मान लो आपका ये कंप्यूटर है, ये आपका कंप्यूटर है, आपने सर्च किया www.google.com, या आपने सर्च किया कि www.facebook.com। तो आपकी एक रिक्वेस्ट थी, आपकी रिक्वेस्ट थी, वो गई सर्वर के पास, उसने ढूंढा कि गूगल का सर्वर कहाँ पर है, तो गूगल का सर्वर उसको मिल गया। अब यहाँ से यहाँ कैसे गई, वो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के थ्रू जाती है, ठीक है। ये सब हम कभी और डिस्कस करेंगे कि जाती कैसे है, बट अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमने रिक्वेस्ट करी। ये मेरा कंप्यूटर था, कंप्यूटर बना देते हैं, लग नहीं रहा है कंप्यूटर वैसे भी, हाँ। तो मैंने रिक्वेस्ट करी, ये मेरा सर्वर है। सर्वर ने देखा कि अच्छा ये बंदा मांग रहा है www.google.com, तो google.com क्या मैं इसको दे सकता हूँ, क्या ये वैलिड पर्सन है, हाँ दे सकते हैं। तो हमने इसको google.com की HTML CSS JS दे दी, HTML CSS जावास्क्रिप्ट दे दी, और मेरे कंप्यूटर के पास आ गई। अब मेरे कंप्यूटर ने बोला भाई क्या दे रहे हो ये, ना मेरे को HTML समझ में आती, ना CSS समझ में आती, ना जावास्क्रिप्ट समझ में आती, मैंने तुमसे वेबसाइट मांगी थी, तुम मेरे को कोड दे रहे हो, कर क्या रहे हो ये तुम। तो ये बोलता है कि भाई मैं तुमको कोड ही दूंगा, तो तुमको खुद देखना पड़ेगा, मैं तो दूंगा ही कोड। तो हमने बोला ठीक है भाई, हम एक काम करते हैं, एक ऐसा पर्सन को इंस्टॉल कर लेते हैं जो इस कोड को समझ के हमको बता देगा कि ये आ क्या रही है। तो उसी को हम बोलते हैं ब्राउज़र। ब्राउज़र मतलब क्या करते हैं, ब्राउज़र का काम होता है कि आपकी HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो भी आ रही है उसको एक ब्यूटीफुल अरेंज फॉर्मेट में आपको दिखा दे, जिससे आपको कोड से कोई मतलब ना हो और आप सीधा आराम से वेबसाइट को देख पाएँ। तो ये काम होता है ब्राउज़र का। तो बेसिकली मैंने पहले रिक्वेस्ट मारी, इसने मेरे को देखा कि क्या ये वैलिड पर्सन है, दूँ कि ना दूँ, और फिर इसने मेरे को HTML CSS जावास्क्रिप्ट इसने दे दी, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको बैकएंड की तरफ भी लेके चलना चाहता हूँ कि बैकएंड क्या होता है, थोड़ा सा आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी तो अच्छी बात होती है।
मान लो आपके पास एक कंप्यूटर है, ये आपका कंप्यूटर, ये आपका सर्वर है, ये इंस्टाग्राम का सर्वर है, क्योंकि आज लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं ज़्यादातर, फेसबुक थोड़ा कम हो चुका है, इसलिए मैं इंस्टाग्राम का एग्जांपल लेता हूँ। मान लो मैंने सर्च किया www.instagram.com, मैंने सर्च किया और मेरी रिक्वेस्ट गई इंस्टाग्राम के सर्वर पे। इंस्टाग्राम के सर्वर ने देखा क्या ये वैलिड पर्सन है, क्या मैं इसको इंस्टाग्राम का पेज दूँ कि ना दूँ। तो हमने बोला कि यार इसने आईडी पासवर्ड थोड़ी दिया है, इंस्टाग्राम का लॉगिन वाला पेज तो हम सभी को दे सकते हैं। तो इसने मेरे को इंस्टाग्राम की लॉगिन की HTML CSS जावास्क्रिप्ट दे दी, ठीक है, इसने दे दी। फिर मैंने जैसे लॉगिन पेज देखा तो मैंने देखा कि यहाँ पे नाम मांग रहा है और यहाँ पे मांग रहा है मुझसे पासवर्ड, दो चीज़ मुझसे मांग रहा है। तो मैंने अपना ईमेल डाल दिया, जो भी यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो भी डाल दिया मैंने, वो मैंने डाल के इसको भेज दिया। मैंने इसको भेजा तो ये देखेगा अच्छा इस पर्सन ने मेरे को यूज़र नेम और पासवर्ड दिया है, मतलब कि ये अपनी क्रेडेंशियल मेरे को दे रहा है। अब मैं काम करता हूँ, मैं अपने डेटाबेस में चेक करता हूँ कि क्या इस क्रेडेंशियल से कोई यूज़र एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो मैं इसको फीड वाला पेज दे दूंगा, और अगर नहीं करता तो मैं बोलूँगा भाई दोबारा लॉगिन करो, तुम्हारा तो कुछ गड़बड़ है। तो बेसिकली अगर आप इसकी बात करें तो ये बैकएंड की तरह ही काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, डिसीजन ले रहा है। अगर आपने सही डाला यूज़र आईडी पासवर्ड तो आपको फीड पेज दे देगा, जो भी बाय डिफ़ॉल्ट पेज होता है इंस्टाग्राम का। और अगर आपने गलत पासवर्ड डाला तो वो बोलेगा लॉगिन करो फिर से, ठीक है। तो ये होता है बैकएंड, और जो हमको स्क्रीन पे दिख रहा है दैट इज़ फ्रंट एंड, ओके। और जो भी हमको स्क्रीन पे दिख रहा है वो फ्रंट एंड होता है। फ्रंट एंड तीन चीज़ें बना होता है, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। जो सबसे बेसिक चीज़ होती है दैट इज़ HTML, जो हम अभी करने वाले हैं डिस्कस, ठीक है, जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो HTML को लिखने के लिए हमको स्टार्ट करना होता है इसको HTML से, HTML टैग लगाऊंगा मैं और ये बंद कर दूंगा। तो ये देखो ऐसे HTML टैग स्टार्ट हुआ, HTML टैग क्लोज हुआ, ठीक है, HTML टैग स्टार्ट, HTML टैग क्लोज हुआ, ओके। तो ये बात क्लियर है हम लोगों को। अब HTML के बाद हमको लिखना पड़ता है हेड, ठीक है। HTML का कोड लिखने के लिए हमको HTML के अंदर सब कुछ लिखना पड़ता है। आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं इसको। मान लीजिए कि आप एक ना बॉडी है, एक पर्सन है कोई, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। ये पूरा किस में बंधा होगा, HTML के अंदर बंधा होगा। अभी क्या आ रहा है इसका, सबसे ऊपर क्या आ रहा है, हेड आ रहा है ना, हेड हेड आ रहा है। और हेड के अंदर ही हमको क्या मिलेगा, मिलेगा हमको टाइटल, ठीक है। हेड के अंदर ही हमको मिल जाएगा टाइटल। तो हमको जिस तरह से लिख सकते हैं कि हमने लिख दिया हेड, अब हेड के अंदर ही हमने क्या लिख दिया, टाइटल, ठीक है। क्योंकि जो भी उसका टाइटल है वो उसके मस्तक पे ही दिखता है ना। तो ये है पर्सन, कहाँ गई ये, हाँ ये रहा पर्सन, ये रहा उसका हेड, ये उसका टाइटल है। टाइटल जो है, जो उसका फेस है वो उसके हेड पे ही है। तो इस एनालॉजी से मैं समझता हूँ चीज़ों को, तो मेरे को थोड़ा आसानी रहता है समझने में। बाकी बची कुछ इसकी बॉडी, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ बाकी बची कुची इसकी बॉडी, का मतलब होता है कि बाकी बची कुची इसकी बॉडी। तो आपने एक चीज़ गौर करी होगी कि HTML स्टार्ट हुआ तो HTML क्लोज भी हुआ, हेड स्टार्ट हुआ तो हेड भी क्लोज हुआ, टाइटल स्टार्ट हुआ तो टाइटल भी क्लोज हुआ, बॉडी स्टार्ट हुआ तो बॉडी भी हुआ है क्लोज। एक बार मैं इसको फिर से लिखता हूँ, HTML स्टार्ट हुआ तो HTML क्लोज हुआ। अब इसके बीच में मेरे को सब कुछ लिखना है। तो हेड स्टार्ट हुआ क्योंकि पर्सन का हेड आता है, हेड के अंदर क्या आता है, टाइटल आता है, ठीक है। और हेड के बाद ये रहा हेड क्लोज हो रहा है, हेड क्लोज होने के बाद हमारा आती है बॉडी, ठीक है। बॉडी को जिस तरह से हमारा काम होता है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट, ओके। तो अब क्या करना है, बेसिकली मेरे को वेबसाइट का टाइटल देना है। ये टाइटल क्या होता है आप लोग सोच रहे होंगे, मैं बताता हूँ आपको टाइटल। मान लो कोई वेबसाइट खोलता हूँ मैं, कोई भी एक वेबसाइट, कौन सी वेबसाइट खोलें हम लोग, मैं खोलता हूँ इसरो की वेबसाइट है एक, इसरो, ठीक है, इसरो की वेबसाइट है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आप देख सकते हैं ये सबसे ऊपर क्या लिखा रहा है, इसरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज़ योर टाइटल, ठीक है, यही आपका टाइटल होता है, ठीक है। और अब जैसे मैंने लिखा होगा isro.government.in, तो इसरो के सर्वर ने देखा होगा कि क्या मैं इसको दे सकता हूँ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। तो उसने दे दी मेरे को HTML CSS जावास्क्रिप्ट, जो कि ऐसे आई होगी कुछ, जो आई पता कैसी होगी, ऐसे आई होगी, ये देख रहे हो ये। पर मेरे को क्या ये समझ में आता है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता ये सब क्या लिखा है कबाड़ी, ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोड बोर्ड मेरे को थोड़ी आता है, मैं तो भाई नॉर्मल पर्सन हूँ, मेरे को नहीं आता है। तभी इसको ब्राउज़र ने क्या किया, ब्राउज़र ने इसको कुछ इस तरह से दिखा दिया, ठीक है। अब मेरे को चीज़ें समझ में आ रही है, अब मैं देख सकता हूँ कि कौन कौन सा मिशंस रहे हैं इसरो के, कौन कौन से नेक्स्ट मिशंस आने वाले हैं। तो बेसिकली आता यही है। और क्या कोड आता है हमको उसको देखने के लिए राइट क्लिक करें, व्यू पेज सोर्स, ठीक है, व्यू पेज सोर्स पे जाएं, तो पेज का जो सोर्स कोड है वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। पेज का सारा सोर्स कोड जो भी उन्होंने HTML लिखी है वो सारी आपको दिख जाएगी। ऑलराइट, तो आएगा आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि मैंने आपको क्या बताया।
तो यही होता है हमारा टाइटल। टाइटल में टाइटल पे था, टाइटल जो होता है जो सबसे ऊपर ये लिखा गया इसरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये हमारा टाइटल होता है। तो यहाँ पे चलता हूँ मैं, इस पर टाइटल डाल देता हूँ फर्स्ट वेबसाइट, और उसको फर्स्ट वेबसाइट लिख दिया मैंने, ये मेरा टाइटल हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करना है मेरे को। बेसिकली इसको देखना है मेरी वेबसाइट कैसी बनी, मतलब इससे मेरी वेबसाइट तो कुछ ना कुछ बनी गई होगी, मेरे को देखना है कैसी बनी। तो आपको लाइव सर्वर ऑन करना पड़ेगा देखने के लिए। आप कंट्रोल दबा के रखें, शिफ्ट दबा के रखें, पी दबा दें। ठीक है, कंट्रोल दबा के रखें, शिफ्ट दबा दें, पी दबा दें। यहाँ पे सर्च करें लाइव सर्वर। ठीक है, लाइव सर्वर सर्च करें, यहाँ पे लिखा होगा ओपन विथ लाइव सर्वर। ठीक है, इस पर क्लिक कर दें आप। इस पर क्लिक करेंगे आप लोग तो आपकी ये देखो वेबसाइट खुल चुकी है। यहाँ पे क्या लिखा, फर्स्ट वेबसाइट, जो मैंने टाइटल दिया वही उसकी टाइटल आ चुका है। इन सबको मैं बंद कर देता हूँ, तो माई फर्स्ट वेबसाइट आ चुका है। यहाँ पे मैं टाइटल चेंज भी कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ मज़ेदार वेबसाइट है ये। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पर चल के देखता हूँ तो देखो क्या लिखा है, मज़ेदार वेबसाइट है ये। एक अच्छा टाइटल देना बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अच्छा टाइटल ही हमारा एसईओ में काम करता है। ठीक है, एसईओ क्या होता है, ये एसईओ आप लोग सोच रहे होंगे, एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मैं काम करता हूँ, मैं notes.txt बना लेता हूँ और इसमें मैं चीज़ों को लिखते चलता हूँ। ठीक है, एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, मतलब कि जब भी आप वेबसाइट सर्च करेंगे तो कौन सी वेबसाइट सबसे ऊपर आएगी, वो हमारी एसईओ कहलाता है। और एक अच्छा एसईओ के लिए आपका टाइटल एकदम अप्रोप्रिएट होना चाहिए, तो टाइटल सोच समझ के हम लोग देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। HTML स्टार्ट होती है HTML से, HTML फिर उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर हेड आता है, फिर उसके अंदर क्या आता है, टाइटल आता है, फिर उसके बाद क्या आती है, बॉडी आती है, और ये बंद भी होते हैं। फिर HTML स्टार्टिंग में वो सबसे एंड में क्लोज होगा। तो ये सारे जैसे ओपन हुए हैं तो इनके क्लोजिंग टैग्स भी होते हैं। ठीक है, और इन सबको हम टैग्स बोलते हैं। जो भी जितनी भी चीज़ों को हम एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखते हैं ना, इसमें लिखते हैं, ये सब टैग्स होते हैं। तो मैं लिख देता हूँ द थिंग्स या दोज थिंग्स दैट आर रिटन अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं, रिटन इन दिस ब्रैकेट, उसको एंगुलर ब्रैकेट हम बोल सकते हैं। एंगुलर ब्रैकेट्स आर कॉल्ड टैग्स। ठीक है, HTML टैग्स। ठीक है, HTML टैग्स हैं ये। टेक्स्ट फाइल मैं आपको दे दूंगा। और हाँ, एक बात और कि जब भी ये आपका ये वाला कोर्स ख़त्म होगा HTML का, इसके नोट्स विथ सारी फाइलें जितने भी HTML लिखी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर से ज़रूर देखें। ठीक है, तो HTML ऐसे स्टार्ट होता है, हेड टाइटल और हेड क्लोज, बॉडी क्लोज। ठीक है, ओके। अब ये बॉडी खाली है, ये HTML जो हमारी एकदम खाली हो रखी है, कुछ यहाँ पे वेबसाइट में लिखा ही नहीं है। देखो सिर्फ एक हेडिंग दे रखी है इन्होंने। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं। यहाँ पे वो तो टाइटल हो गया ना, हेडिंग देंगे, हेडिंग देते हैं H1 से। H1 हमने स्टार्ट किया, देखो अपने आप क्लोज हो गया। यही पावर होती है VS कोड की। कोड एडिटर का यूज़ करने का यही फ़ायदा है कि वो आपने जैसे क्लोज ओपन किया वैसे ही वो अपने आप ही क्लोज हो गया। ठीक है, वैसे ही अपने आप ही क्लोज हो गया। अब यहाँ पे आप हेडिंग दे सकते हैं, तो मैं लिखता हूँ दिस इज़ माई हेडिंग, दिस इज़ माई हेडिंग, और मैंने इसको सेव किया। मैं यहाँ पे जाके देखूँ तो दिस इज़ माई हेडिंग आ गया। आप लोग सोच रहे होंगे H1 है, H1 हेडिंग 1, तो हेडिंग 2 होती होगी क्या? हाँ होती है भाई, H2 भी होती है। तो मैं लिखता हूँ दिस इज़ माई हेडिंग 2। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूँगा हेडिंग 1, और मैं इसको देखता हूँ तो दिस इज़ माई हेडिंग 2 आ रहा है। आपने एक चीज़ देखी, थोड़ा सा छोटा हो चुका है ये H1 बड़ा था तो H2 छोटा हो गया। तो आप लोग सोच रहे हैं H3 कैसे होगा, H3 छोटा होगा क्या? और छोटा होगा? हाँ और छोटा होगा। ठीक है, H3 और छोटा होगा। दिस इज़, अरे यार, दिस इज़ माई हेडिंग 3। ठीक है, ऐसी H4 भी होता होगा? हाँ होता होगा। आप सोच रहे हैं भाई कहाँ तक होता होगा ये, आप थोड़ा ये तो बता दो कि कहाँ तक इसकी एंड है। H100 तक जाऊँ क्या मैं? H3 देखो, H3 दो बार लिख दिया, H4 था वो लास्ट में, सॉरी H4। आप सोच रहे हैं कहाँ तक होता है ये, तो मैं कहता हूँ ये यार H6 तक होता है। ठीक है, लास्ट इज X6। दिस इज़ माई हेडिंग 6। ठीक है, दिस इज़ माई हेडिंग 6, और मैंने देखा तो ये मेरी हेडिंग 6 हो गई। ठीक है, इसके बाद H7 नहीं होता। तो हमको ये वाली बात याद रखनी है कि H6 तक ही ये सारा चलता है खेल। ओके, तो ये हमारी बेसिक सी फाइल होगी हेडिंग की। अब इसमें हम पैराग्राफ्स वगैरह भी डाल सकते हैं। तो मान लो P लिखा मैंने यहाँ पे, P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ। ठीक है, और पैराग्राफ भी कैसे चलता है,
पहले हमने इसको ओपन किया तो ये अपने आप क्लोज हो जाएगा। और इसके बीच में आप पैराग्राफ लिख सकते हैं, दिस इज अ लॉन्ग पैरा बाय जयंत। ठीक है, बहुत ही मस्त है HTML। ठीक है, ये लिखा मैंने और इसको मैंने कर दिया सेव। और ये देखो यहाँ पे मेरा को पैराग्राफ दिख रहा है, दिस इज अ लॉन्ग पैरा बाय जयंत, बहुत ही मस्त है HTML। ठीक है, अगर आपको रैंडम टेक्स्ट डालने ना, अगर आपको टाइपिंग करने में थोड़ी दिक्कत होती है तो आप पता क्या करें, अगर आपको पैराग्राफ बहुत लंबा करना है तो आप लिखें लॉरम, LOREM। ठीक है, लॉरम लिखें और कितने आपको चाहिए, मान लो 25 चाहिए मेरे को, 25 डालें, एंटर मारें तो देखो 25 वर्ड्स आपके पहुंच चुके हैं, है ना, 25 वर्ड्स आपके मिल चुके हैं आपको। तो ये आपको रैंडम टेक्स्ट दे देता है, कुछ भी दे रहा है, ठीक है, लॉरम एप्सम और ब्ला 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 कुछ भी देता है ये। तो आपको जितने चाहिए लॉरम लिखें, 25 जैसे मैंने लिख दिया था, तो मैं यहाँ पे अगर 100 लिख दूँ, एंटर मारूँ तो देखो 100 का वो आ गया है ना, इतना बड़ा उसने दे दिया पैराग्राफ। मैं यहाँ पे देख भी सकता हूँ, ये देखो कितना बड़ा इसने दिया है मेरे को लॉरम, ये 100 वर्ड्स का है। ठीक है, तो लॉरम एप्सम का काम यही होता है, आपको ये भी बात पता चल गई होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको Ctrl+Z ही करते हैं, छोटा ही रहने देते हैं, थोड़ा 10 का रहने देते हैं। ठीक है, इतना ये मेरा पैराग्राफ है। मेरी हेडिंग मेरे को पता चल गई, मेरे को वेबसाइट में हेडिंग डालने आ गई, मेरे को वेबसाइट में पैराग्राफ लिखने भी आ गए। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे भाई बहुत ही गंदी लग रही है वेबसाइट, ऐसी वेबसाइट कौन देखता होगा आजकल, इतनी भद्दी है, इसमें कोई कलर भी नहीं है, ना कोई इमेज है, ना कोई वीडियो है ना, इतनी भद्दी लग रही है। तो भाई आपको मैंने बोला था कि वेबसाइट का स्केलेटन है बस ये, इसके ऊपर खाल नहीं चढ़ाई गई अभी, अभी सिर्फ हमको कंकाल दिख रहा है, हमको मानवीय कंकाल दिख रहा है। इसके ऊपर खाल जब चढ़ाएंगे ना तब मजा आएगा। खाल चढ़ाने का मतलब CSS की फाइल बनाना। ठीक है, थोड़ी एकदम बेसिक वाली CSS मैं आपको इसी कोर्स में बता दूंगा, एकदम बेसिक वाली, उससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब मान लो एक कोई पोयम है, पोयम मैं लिखता हूँ कहीं से, ट्विंकल ट्विंकल पोयम है, मैं टाइप करने में आलस कर रहा हूँ इसलिए मैं ट्विंकल, अरे ट्विंकल खन्ना नहीं यार, ट्विंकल ट्विंकल, ठीक है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ वंडर व्हाट यू आर, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, इतना ले लेते हैं हम लोग। खैर इतनी बड़ी पोएम थी, मेरे को पता नहीं था, वैसे पता नहीं आपको पता था कि नहीं पता था। आप पैराग्राफ में लिखना है हमको ये, तो हमने ऐसे लिख दिया, देखो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अपॉन द वंडर लाइक अ डायमंड इन द स्काई, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर व्हेन द ब्लेज सन इज गॉन व्हेन द नथिंग शाइन्स अपॉन। अरे वाह यार, ये तो मेरे को पता ही नहीं था ये बात कि थोड़ी सी बड़ी पोएम थी ये, मैं तो हम लोगों ने तो थोड़ी सी सीखी थी इसको। खैर कोई बात नहीं, बहुत बड़ी पोएम है यार ये। चलो खैर HTML के कोर्स के दौरान मेरे को पता चल गया कि थोड़ा सा बड़ा है ये। ठीक है, हाँ मैं आपको बात क्या बताने वाला था, पैराग्राफ में आपने पूरी पोएम लिख दी है, बिल्कुल अच्छी बात है। आपको इसको देखना है कि कैसे दिख रही है वेबसाइट पे। तो हम कहे ये देखो, देख रहे हो क्या क्या दिक्कत हो गई, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। इसके बाद तो भाई मैंने नीचे लिखा था ना, क्या क्या कर रहा है ये, इसके बाद तो मैंने नीचे लिखा था। तो क्या ये HTML क्या अपने आप को बहुत ज़्यादा हीरो समझ रहा है, अपने आप को बुद्धिमान समझ रहा है क्या, सबको एक जगह लगा रहा है, मेरी बात तो मान ही नहीं रहे। तो इसी को हम बोलते हैं पोएम प्रॉब्लम। ठीक है, HTML पोएम प्रॉब्लम बोलते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है ये पोएम प्रॉब्लम, पोएम प्रॉब्लम सॉल्विंग यार HTML। ठीक है, HTML की पोएम प्रॉब्लम होती है। बेसिकली क्या होता है इसमें कि अगर आप पोएम लिख दें कोई, ठीक है, तो वो HTML क्या करेगा, एक ही लाइन में आपको करके दे देगा, अपने आप को हीरो समझेगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना हमको, अगर हम चाहते हैं कि जैसे मैंने लिखा है भाई वैसे ही कर दे, तू अपनी कलाकारी मत कर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्री टैग यूज़ करेंगे, पैराग्राफ यूज़ नहीं करेंगे। तो जहाँ पे P लिखा है वहाँ पे प्री कर दीजिए आप, जहाँ पे P लिखा है वहाँ पे प्री कर दीजिए आप। ठीक है, जब प्री स्टार्ट हुआ प्री क्लोज हुआ, इनके बीच में आप लिख दीजिए, सेव करिए, आप यहाँ पे जाइए, ये देखिए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, एकदम एकदम जैसे मैंने लिखा वैसे ही उसने मेरे को लिख के दिया है दे, है ना, लिख के दिया है दे। कैसी हिंदी भी बोल रहा हूँ मैं, वाह, कुछ भी बोले जा रहा हूँ मैं। खैर कोई बात नहीं, हमने देखा हेडिंग, हमने देखा H1 से H6 तक होती है। प्री टैग हमने देख लिया क्या करता है, जैसे हमने बोला वैसे लिख के दे देता है वो। ठीक है, पैराग्राफ हमने देख लिया, पैराग्राफ क्या होता है, P हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लॉरम एप्सम हम लिख सकते हैं, लॉरम, अरे लॉरम, और मैं 10 लिख देता हूँ तो लॉरम एप्सम हम पैराग्राफ में लिख सकते हैं। बट पैराग्राफ में कमी क्या है कि वो एक साथ लिख देते हैं सबको, तो थोड़ी सी हमारे लिए कभी कभी दिक्कतें हो जाती हैं पैराग्राफ के साथ। ठीक है, और भी इसी के साथ साथ हम लोग और भी कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये देखो हमारा ये हो गया और ये पैराग्राफ हो गया, ये प्री टैग हो गया। अब देखो मान लो आपको किसी चीज़ को बोल्ड करके लिखना है तो आप B से लिख सकते हैं उसको अंदर B।
खैर बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, कलरिंग करना, ये सब CSS होता है, बट स्टिल आपको बोल्ड HTML का करना है, तो दिस इज HTML बोल्ड, ठीक है, दिस इज HTML का, ठीक है, बोल्ड करना, ठीक है, HTML का बोल्ड करना कुछ इस तरह से करते हैं। यहाँ पर जाएंगे, देखो HTML का बोल्ड करना होगा, ठीक है, तो ये हमारा बोल्ड करना हो गया, एज सिंपल एज दैट, सिंपल है। और कई लोग ना, आपने देखा होगा कई लोग ना स्ट्रॉन्ग यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है दिस इज अ इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट, इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है ये, तो इसको स्ट्रॉन्ग में लिखते हैं, और ये भी एक तरह से बोल्ड ही दिखता है, ठीक है। बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता, बट स्ट्रॉन्ग को बनाया इसलिए गया क्योंकि वो थोड़े इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को वो कवर करता है, तो ये हमारा बोल्ड होगी, ये हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया। अब आप एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, मैंने एक दिक्कत हो रही है कि मैंने बोल्ड तो इधर लिखा था और स्ट्रॉन्ग नीचे लिखा था, बट स्टिल ये एक लाइन में दे रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या मतलब चाहता क्या है मुझसे, है ना। बोर्ड अब इसने एक ही लाइन में करके दे दिया, और जब मैं पैराग्राफ लिख रहा था उसके बाद जब मैं ये लिख रहा था तब उसने मेरे को अलग अलग करके दे दिया, मतलब चल क्या रही है। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें जो एक लाइन में कर देती हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो नई लाइन में आपको करके दे देती हैं चीज़ों को, ठीक है, वो मैं बताऊँगा आपको आगे। अभी हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली हमने ये देख लिया, ये सारी हमने चीज़ें देख ली। अब इस फाइल को मैं थोड़ा सा साइड करता हूँ अभी के लिए, और ये सब मैं बंद कर देता हूँ। मेरे को नई HTML बनानी, क्योंकि मेरे को नया चीज़ आपको अब बताने जा रहा हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बताता हूँ टू index.html, नई इंडेक्स बनाऊँगा मैं, और इसको मैं कर देता हूँ बंद यहाँ से, ठीक है। लाइव सर्वर बंद यहाँ से भी कर सकते हैं हम लोग, वरना आपको मैंने दूसरा तरीका तो बताया है। HTML लिखना है, HTML में हमारा सर आता है, सर के अंदर हमारा टाइटल आता है, और टाइटल में लिख देता हूँ इंडेक्स HTML, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने, मान लीजिए ऐसे कुछ। और ये मेरा हेड है, हेड के अंदर आती है हमारी बॉडी, ठीक है। हमको कुछ कुछ टैग्स सीखने, बेसिकली टैग्स हमने कौन कौन से सीखे, हेडिंग देख ली H1 से लेकर H6, पैराग्राफ देख लिया P, प्री टैग देख लिया जो एज इट इज कर देता है, B स्टैंड फॉर बोल्ड, और स्ट्रॉन्ग स्टैंड फॉर हमारा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। अभी हमको कुछ और देखने हैं, जिसको एक जिसमें से हम बोलते हैं ब्लॉक कोट, ठीक है, ब्लॉक कोट हम बोलते हैं। ये बेसिकली कोट्स लिखने के लिए यूज होता है, कोट्स। जैसे कि मैं बोलूँ डू गुड एंड हैव गुड, अच्छा करोगे तो अच्छा ही पाओगे भाई, ठीक है, अच्छा करोगे तो अच्छा ही पाओगे। गो लाइव पे क्लिक करो, वरना आप कंट्रोल शिफ्ट P दबाएं और लाइव सर्वर पे जाएं, और यहाँ पे क्लिक करो तो आपको दिख जाएगा लाइव सर्वर अपना ओपन। और तो ये हमारा जो होता है बेसिकली वो किस लिए यूज़ होता है, हमारा कोड्स लिखने के लिए यूज़ होता है, ब्लॉक कोड्स, ठीक है। ओके, तो हमको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब मान लो कि मैंने ना कुछ ऐसे लिख दिया H1, और H1 के बाद मैंने लिखा यहाँ पे दिस इज़ H1, और मैंने ऐसे H1 लिख दिया, ठीक है, ऐसे लिख दिया। मैं यहाँ पे गया तो दिस इज़ H1, दिस इज़ H1, दिस इज़ H1, और दिस इज़ H1, कुछ इस तरह से हमको दिख रहा है, ठीक है। अब मान लो आपको कोई कुछ इस तरह से करना है कि H1 है, H2 है ये, और H3 है ये, और H4 है सब H1 में ही। मैं चाहता हूँ कि आपका जो H2 वाली चीज़ है ना, ये लिख ही रहा है यहाँ पे, बट ये इग्नोर हो जाए, ठीक है, ये लिख ही रहा है यहाँ पे पर ये हो जाए इग्नोर। तो इसको मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसको कमेंट कर दूँ, मतलब कि इसको कमेंट करने का मतलब, कमेंट फेसबुक इंस्टाग्राम वाला कमेंट नहीं, मतलब कि इसको कमेंट कर दूँ, मतलब कि ये रन हो, ये लिखा रहे बट ये इग्नोर हो जाए, और ये रन हो और ये रन हो, तो उसको बोलते हैं कमेंट करना। तो मैं कंट्रोल दबा के रखूँगा और स्लैश दबा दूंगा, ठीक है, ये शॉर्टकट होता है कमेंट करने का। वरना आप कमेंट करने का एक और तरीका होता है कि आप लिख के कमेंट करें, कुछ इस तरह से कि आप ये लगाएं एंगुलर ब्रैकेट, और आप एक्सक्लेमेशन का साइन लगाएं, और आप 1 2, ठीक है, ये 2 लगा दें, 2 हाइफन, और फिर से आप यहाँ पे क्लोज कर दें, 2 हाइफन लगाएं और एंगुलर ब्रैकेट लगा दें, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि आपने इस चीज़ को कर दिया है कमेंट। तो कमेंट करने का तरीका क्या होता है, कमेंट करने का तरीका, कमेंट का तरीका होता है हमारा एंगुलर ब्रैकेट लगाएं और एक्सक्लेमेशन 2 ये लगाएं, इसके बीच में आप कोई भी टैग लिख दें, पैराग्राफ वगैरह, इसको क्लोज कर दें, ठीक है, और आप ये करके ये लगा दें, ठीक है, ये कमेंट होता है। और भी चीज़ें थी इसमें, P स्टैंड फॉर होता है पैराग्राफ, P स्टैंड फॉर, P होता है कि प्री टैग का मतलब एज इट इज़ लिख देना, एज इट इज़ लिखना, जैसा दिया है वैसे ही। पैराग्राफ का क्या कर देता है, एक ही लाइन में कर देता है, ठीक है, एक ही लाइन में कर देता है। और प्री टैग में क्या होता है कि वो एज इट इज़ पूरा एक साथ लिखता है वो। प्री टैग हो गया, ये हो गया, B इज़ फॉर बोल्ड,
ठीक है। और हमारा उसी के साथ साथ हमारा हमने क्या पढ़ा, ब्लॉक कोट, दिस इज यूज व्हेन वी आर राइटिंग कोट्स, ठीक है। कोट्स जब हम लिख रहे हैं तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और हमने क्या देखा, इसके अलावा हमने देखा H1 से H3 तक होता है, तो मैं भी इसको नोट्स में इंक्लूड कर लेता हूँ। H1 to H6 इट इज़ फॉर हेडिंग, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनकी मोटाई हो जाती है। P पैराग्राफ हो गया हमारा। और स्ट्रॉन्ग भी लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इट इज़ यूज्ड फॉर इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट के लिए हम स्ट्रॉन्ग का यूज़ करते हैं, ठीक है। और हमने कमेंट भी देख लिया कैसे करते हैं किसी भी चीज़ को कमेंट। तो अब आप H2 को देखेंगे, H2 स्टिल लिखा हुआ है बट H2 हो चुका है इग्नोर। H1 के बाद सीधा आ रहा है H3, तो इसको हम बोलते हैं कमेंट करना। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल दबा के आप इस पर क्लिक कर दें, ठीक है। ये देखो कमेंट हो रहा है, हट रहा है, कमेंट हो रहा है, अनकमेंट हो रहा है। तो ये हमारी चीज़ होती है सारी की सारी इसमें। ओके, तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी ये सारी बातें। अब हम चलते थोड़ा सा CSS को इंट्रोड्यूस करेंगे अपने नेक्स्ट में। तो 3 index.html, यहाँ पे मैं आपकी CSS लिखूँगा। तो CSS के बारे में बस, खैर कोर्स HTML का है तो मैं HTML तक ही सीमित रहूँगा, बट स्टिल CSS के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ज़रूर से ज़रूर बताऊँगा। तो मैं लिखूँगा इसको इंडेक्स 3 इसका टाइटल, और इसकी हेडिंग के बाहर आके मैं लिख दूँगा इसकी बॉडी, ठीक है। अब देखो बॉडी में क्या है, बॉडी में आप ना स्टाइलिंग वगैरह कैसे कर सकते हैं। आपने लिखा मान लीजिए पैराग्राफ, और आपने लॉरम आपने डाल दिया 15, ठीक है। लॉरम 15 आपने डाल दिया। इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, नीचे नीचे करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सब कुछ ये एक लाइन में लिख देता है, इसलिए मैं ताकि एक जगह दिखे इसलिए मैंने इसको नीचे 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 कर दिया, ठीक है। ये मेरा पैराग्राफ है। इसको ओपन करने का तरीका शिफ्ट दबा के, पी दबा के, शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट पी, लाइव सर्वर ओपन, और यहाँ पे आपकी इंडेक्स 3 हो जाएगी। ये आपको पूरा एज इट इज़ आपको पैराग्राफ दिख रहा है, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, इसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी है, थोड़ी सी स्टाइलिंग करेंगे क्योंकि ये HTML का कोर्स है, तो मैं बहुत ज़्यादा आपको बताऊंगा नहीं स्टाइलिंग के बारे में। हम लोग स्टाइल कैसे करेंगे, PL है ना, P, यहाँ पे आप लिखें स्टाइल, P स्टाइल, और यहाँ पे स्टाइल के बाद आप कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। मान लो आपको कलर देना है, कैसे लिखते हैं हम, देखो P स्पेस स्टाइल इज इक्वल टू, और आपको ये लगा देना है स्ट्रिंग। इसके बाद आप स्टाइल दे सकते हैं कि मान लो उसका कलर क्या होगा, कलर, और ये आप ये लगाएं कॉलन, और इसके बाद कलर आप इसका कर सकते हैं ऑरेंज मान लीजिए, ठीक है। ऑरेंज, और ये लगा दें, ठीक है, सेमी कॉलन। और यहाँ पे जाके देखें तो इसका ऑरेंज कलर हो चुका है, ठीक है। ऑरेंज कलर इसका हो चुका है। इसमें आप बैकग्राउंड कलर भी लगा सकते हैं, तो मैं बैकग्राउंड कलर लगा कर आपको दिखाऊं। तो इसके बाद आप लिखें बैकग्राउंड कलर आप इसको दे सकते हैं मान लीजिए ब्लैक, ठीक है। ब्लैक मैंने दे दिया, और मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ तो ये देखो ब्लैक इसका बैकग्राउंड हो चुका है, और इसका कलर ये। पर आप देख सकते हैं ब्लैक बैकग्राउंड यहीं तक क्यों नहीं है, ये आगे तक क्यों जा रहा है। तो ये वाली बात मैं आपको बताऊँगा, आगे बताऊँगा, आप मेरे साथ बने रहो कि आगे तक क्यों जा रहा है ये बैकग्राउंड, ये पूरा स्क्रीन क्यों ले रहा है मेरी, ठीक है। ये मैं आपको आगे बताऊँगा, अभी आप मेरे साथ बस बने रहें और मेरे को सुनते रहें। तो ये मेरा पैराग्राफ की थोड़ी सी स्टाइलिंग होगी, इसको हम बोलते हैं इनलाइन CSS। इनलाइन CSS का मतलब एक ही लाइन में CSS को लिख देना। वैसे हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली CSS के लिए हम लोग दूसरी फाइल बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं हम लोग style.css। यहाँ पे हम लोग सारी CSS को हम लिखते हैं। जैसे हमने पैराग्राफ को क्या किया था, हमने यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर स्टाइलिंग दी थी ना। अब देखो मैं आपको एक्सटर्नल CSS की मदद से करके दिखाता हूँ। हमने दिया था पैराग्राफ को स्टाइल, तो अब ऐसे लिखेंगे, हम कर रहे हैं पैराग्राफ को स्टाइल, तो हमने ऐसे लिख दिया। और पैराग्राफ का कलर क्या किया था हमने, कलर हमने कर दिया था ऑरेंज, और इसका हमने बैकग्राउंड कलर हमने कर दिया था ब्लैक किया था ना। अब की बार हम कुछ और करते हैं यार, ऑरेंज के साथ क्या अच्छा लगेगा, ब्राउन करके देखते हैं, ब्राउन मुंडे नहीं यार, ब्राउन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब index.html फाइल कैसे पहचानेगी कि style.css नाम का भी बंदा एग्जिस्ट करता है ना। तो सबसे पहली बात तो मैं ये स्टाइल हटा देता हूँ, दिस इज इनलाइन CSS। तो एक काम करते हैं, इसको कमेंट ही कर देते हैं। ये सारा मैंने कमेंट कर दिया। कमेंट करने का सिंपल तरीका, कंट्रोल दबा के रखें, शिफ्ट दबा दें। एक पैराग्राफ और लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, लॉरम, ठीक है। कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया क्या, चलो छोड़ो जो भी हुआ, ठीक है। इन सबको एक जगह मैं ऐसा करके लिख दूँ ताकि ये खैर है ये रैंडम टेक्स्ट, तो मैं कैसे भी एंटर मारे जा रहा हूँ बस, ठीक है। तो मैंने ये लोग कर दिया इसको सीधा सीधा, और ये मैंने कर दिया इसको, ठीक है। अब पैराग्राफ को करना है स्टाइल, तो पैराग्राफ की स्टाइलिंग हमने लिख दी है यहाँ पे, ठीक है। कि इसका ये कर दो, ये कर दो। दो चीज़ें भी आप सीख सकते हैं CSS में, कि कलर, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। कलर में टेक्स्ट कलर होता है सिर्फ, और बैकग्राउंड में बैकग्राउंड कलर।
अब इस फाइल को इंक्लूड करना है तो हम ना हेडिंग में लिखते हैं, जो हेडिंग है यहाँ पे हम लिखते हैं लिंक, ठीक है, रेल इज इक्वल टू स्टाइल शीट, ठीक है, और href मतलब कहाँ पर है वो फाइल, href इज इक्वल टू स्टाइल डॉट css। आप लोग समझ रहे होंगे क्या क्या लिख दिया मैंने, ये आपको लिखना है लिंक कर दो एक स्टाइल शीट को, ठीक है, लिंक कर दो एक स्टाइल शीट को जिसका लिंक href मतलब रेफरेंस, जिसका रेफरेंस स्टाइल डॉट css है, ठीक है। अब एक बार इसको रीलोड करिए और देखिए, ये देखो क्या हो रहा है, बैकग्राउंड कलर उसका ब्राउन हो चुका है और वो ऑरेंज दिख रही है, मतलब कि एक्सटर्नल फाइल हमारी दिख चुकी है। इसका शॉर्टकट करने का तरीका भी यही है, पता है क्या, आप सिर्फ लिंक लिखें, लिंक लिखो, एंटर मार दो, ये देखो सब कुछ अपने आप करके देता है वो, VS कोड की पावर ही यही है, आपको सिर्फ लिंक लिखना, एंटर मार देना, देखो पूरा लिख दिया। बस आपको यहाँ पे आपको CSS की फाइल का नाम देना है, जो कि क्या है, स्टाइल डॉट CSS है ना, स्टाइल, और आपने स्टाइल लिखा भी नहीं पूरा तभी सजेशन दे रहा है वो, क्या ये वाली फाइल है, हाँ ये वाली फाइल है, इसको सिलेक्ट कर लो। तो देखो आप कितना फ़ायदा होता है IDE का यूज़ करना। बट एक बार आप खुद भी लिख के देखना इसको, लिंक रेल इज इक्वल टू स्टाइल शीट और href इक्वल्स टू स्टाइल डॉट css, और इसको लिंक को क्लोज कर देना, और ये यहाँ पे आप अपनी CSS लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी, ये सारे के सारे पैराग्राफ को टारगेट कर रहा है, तो P ऐसे लिख दिया हमने। अब मान लो कि मेरे को क्या करना है, मेरे को H1 लिखना है और दिस इज़ H1, और इसके बाद मेरे को क्या करना है, H2 लिखना है, H2, दिस इज H2। अब मेरे को H1 H2 को भी टारगेट करना है, तो स्टाइल डॉट CSS में जाऊँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे H1 को टारगेट कर दो कि कुछ इस तरह से कि उसका कलर आप कर दो, उसका कलर क्या करें, वाइट कर देते हैं, ठीक है, और उसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ब्लैक, ताकि दिखे वो, है ना। और हम यहाँ पे जाके देखेंगे तो ये देखो H1 हो गया कुछ वाइट और उसका बैकग्राउंड हो चुका है ब्लैक, और पूरा फैल चुका है, ये भी पूरा फैल चुका है। H2 को कैसे करेंगे, H2 हमने H2 को टारगेट करा हमने, H2 का हम कलर कुछ भी दे सकते हैं, मान लीजिए मैंने दे दिया ग्रीन, और इसका बैकग्राउंड कलर, खैर मेरे को कलर स्कीमास के बारे में मेरे को ज़्यादा आइडिया है नहीं, तो कलर मैं कुछ भी कर रहा हूँ, तो ठीक है मैं कुछ भी कर रहा हूँ कलर जो भी मेरे को मिल रहा है। तो ये देखो बहुत भद्दा लग रहा है मेरे को पता है, बट स्टिल ये हमारी घटिया सी वेबसाइट बन चुकी है थोड़ी सी, जिसका कलर वाला हम करना सीख चुके। अब मान लो कि मैंने क्या किया है, मैं इंडेक्स में गया, H1 था, H2 था, अब मैं फिर से एक H1 डाल देता हूँ, H1 मैं लिखता हूँ दिस इज़ माई न्यू H1, और मैं यहाँ पर जाऊँगा और मैं यहाँ पर देखूँगा कि देखो H1 में जो था वो भी इसमें भी आ गया न्यू H1 में, तो जो स्टाइल आपने एक H1 में दी वो सारे H1 में अप्लाई होती है। तो यही मतलब होता है हमारा CSS का, कि अगर आपने कुछ इस तरह से लिखा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप सारे H1 को टारगेट करेंगे, तो सारे H1 आपके टारगेट होंगे ही होंगे, ठीक है। ये बात होती है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ यार जो नया वाला जो H1 है ना, ये नया वाला H1 सब में ना, सारे H1 में एकदम एक जैसे हों, जैसे H1 एक और मैं डाल देता हूँ, दिस इज H1 अगेन डिफ़ॉल्ट, ठीक है। हम चाहते हैं कि सारे H1 में एक जैसा स्टाइल हो, बट ये नया H1 है ना, इसका स्टाइल अलग हो, बस सिर्फ इसका स्टाइल अलग हो, तो हमको ना इसको ID देनी पड़ेगी, इसकी ID मीन्स आइडेंटिफिकेशन। इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसका नाम दे देते हैं कोई न्यू ID, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे, न्यू ID मतलब इस वाले H1 का नाम हो गया न्यू ID। अब मैं स्टाइल डॉट CSS में जाऊँगा और मैं लिखूँगा यहाँ पे कि हैशटैग, इंस्टाग्राम वाला हैशटैग नहीं, अपना CSS वाला हैशटैग, और मैं बोलूँगा जो न्यू ID है, ठीक है, आपको उसका कलर ना क्या करना है, पिंक कर दो, ठीक है, उसका कलर आप कर दीजिए पिंक, और उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आप कर दीजिए मान लो ब्लू, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं देखूँगा, ये देखो सारे H1 एक जैसे हैं सारे के सारे, बट हमने ID दे दी इसको, और ID से हमने इसको टारगेट कर लिया। तो ये होता है हमारा ID दे के टारगेट करना किसी भी चीज़ को, ठीक है। और आप देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी हम CSS भी जान रहे हैं, CSS के बारे में। ये कोर्स HTML का है, बट हम लोग स्टिल CSS के बारे में भी सीख पा रहे हैं कि कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है। HTML भी काफ़ी वास्ट चीज़ है, इसका कोर्स बहुत ही जल्दी मैं लाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, बट आई होप आपको जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो आपको चीज़ें क्लियर हैं और आपको बातें वही समझ में आ रही हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप एक चीज़ और सीख सकते हैं, अगर आप CSS में आपको बता ही रहा हूँ अगर, तो आप एक काम करें कि आप एक H3 दे दें, और दिस इज़ H3 टैग, ठीक है, H3। अगर आप H3 को टारगेट करना तो यहाँ पर जाइए
यहाँ पे लिख दीजिए H3 और इसका बॉर्डर दे दो आप। इसका बॉर्डर होगा मान लो 2 पिक्सल्स का बॉर्डर देंगे हम इसको, जो कि सॉलिड होगा और उसका कलर होगा ब्लैक। ठीक है, तो H3 जब भी आपको दिखेगा ना, ये देखो बॉर्डर में दिख रहा है, इसके आसपास बॉर्डर दिख रहा है हमको। बॉर्डर 2 पिक्सल का बॉर्डर है, मतलब इसकी जो मोटाई है वो 2 पिक्सल की है। और सॉलिड मतलब ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस। और ब्लैक मैंने इसका कलर दे दिया, 2 पिक्सल्स सॉलिड एंड ब्लैक। ठीक है, ये बातें हैं आपको समझ में आई होप, थोड़ी थोड़ी तो आई होंगी, नहीं भी है तो कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा कलर्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि कलर्स क्या है। ठीक है, कलर्स क्या है, आप लोग बोलेंगे क्या सवाल है कलर्स क्या है। तो कलर को ना, जैसे हम लिखते हैं ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, रेड, ऐसी बहुत सारे कलर्स ऐसे होते हैं ना जो हमको पता नहीं होते, जिसका नाम ही नहीं पता होता। तो वो हम कैसे देते हैं, RBG वैल्यू से देते हैं। मान लो जो पहला पैराग्राफ जो आपने लिखा था यहाँ पे ऊपर, ये इसका कलर था ऑरेंज। ठीक है, अब आप अपना कस्टम कलर देना चाहते हैं ना, तो आप RBG वैल्यू दे सकते हैं, RGB सॉरी यार, RGB। ठीक है, RGB का मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू। रेड की इंटेंसिटी, ग्रीन की इंटेंसिटी एंड ब्लू की इंटेंसिटी। और सारी इंटेंसिटी की मैक्सिमम लिमिट होती है 256। मैं चाहता हूँ 256 की इंटेंसिटी से रेड आए, और 0 इंटेंसिटी से ब्लू आए, और ग्रीन आए, और 0 इंटेंसिटी से ब्लू आए। इससे आप क्या समझे कि भाई रेड कलर है, सिंपल सी बात है, रेड कलर का है। तो ये देखो रेड कलर हो चुका है ना। मान लो कि 256 इंटेंसिटी से, मान लो कि 0 इंटेंसिटी से रेड आया, 0 इंटेंसिटी से ग्रीन और 0 इंटेंसिटी से ब्लू। तो कई लोग समझते हैं इसको वाइट हो जाएगा, बट ये ब्लैक होता है। ठीक है, ये ब्लैक होता है। और मान लो सारे बहुत ही खतरनाक इंटेंसिटी सारे हैं, 256 और 256। ठीक है, और इधर भी ये भी 256 से ही आ रहा है। अगर तीनों 256 से आए ना, तो इसको हम बोलते हैं, कौन सा कलर है ये गेस कर सकते हो, वाइट कलर है। ठीक है, ये वाइट कलर है 256 का। इसके बाद एक वैल्यू और होती है जिसको हम बोलते हैं A। ठीक है, A स्टैंड्स फॉर अल्फ़ा। ठीक है, ये अल्फ़ा होता है, मतलब आपकी ट्रांसपेरेंट कोई चीज़ कितनी होगी, ये 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। तो मैं मान लो 0.5 दे दूँगा इसको। तो ये कलर देखो हल्का सा आपको दिखा है, तो थोड़ा सा डल सा दिख रहा है आपको, ये थोड़ा सा ये क्या हो चुका है, थोड़ा सा ये हल्का सा हो गया। ठीक है, और मैं मान लो इसको 1 दे दूँ। ठीक है, 1 दे दिया मैंने। 1 में एकदम खतरनाक इंटेंसिटी दिख रहा है, मतलब जितना ये डिफ़ॉल्ट होता है एकदम चमक के दिख रहा है। और मान लो इसकी मैं ट्रांसपेरेंसी 0 कर दूँ और मैं आपको दिखाऊँ, तो गायब। वो लिखा हुआ है, वो लिखा है, बिल्कुल लिखा हुआ है, वो देखो लिखा हुआ है, बट वो हमको क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि भाई उसकी अल्फ़ा आपने 0 कर दिया। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारी 0 से 1 तक, और इसकी वैल्यू 0 से 256 तक। अब आप बोलेंगे क्या याद रखना है क्या, ये वो याद थोड़ी होता है ये सब, कि कौन सा कलर का RBG क्या है, RGB क्या है, सॉरी। तो आपको पता क्या करना है, आपको कोई भी कलर चूज़ कर लेना है। मान लो मैंने कलर दे दिया ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज दे दिया। अब आप इस पर होवर करेंगे ना, तो ये देखो आपको चूज़ करने को मिल जाएगा। और RBG की वैल्यू देखो अपने आप चेंज हो रही है, ये कलर लेना है, ये कलर लेना है, ये कलर लेना है, ये कलर लेना है, देखो है ना। ये जैसे ये लेना है तो ये आपने चूज़ कर लिया। और ये क्या है, A की वैल्यू है। ठीक है, ये A है हमारा, A हमारी क्या होती है, अल्फ़ा होती है। तो एक नई फाइल बना लेते हैं हम लोग, 4index.html, और इसमें हम लोग कुछ कुछ बातें करेंगे। तो इसकी हम बेसिक वाली HTML लिख लेते हैं, HTML। उसके बाद हमारा आता है हेड के बाद आता है हमारा इसी के अंदर आता है टाइटल, और हेड के नीचे हम लोग लिखेंगे अपनी मेन जो हमारी बॉडी होती है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ओके, तो हमारा ये सब हमारा बेसिक वाला रेडी है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अपना लिंक्स को। तो लिंक्स क्या होता है, बेसिकली लिंक कोई भी लिंक होता है जिस पे आप क्लिक करोगे तो वो खुल जाएगा। तो ए से हमारा लिंक होता है, तो मैं लिख देता हूँ दिस इज़ माई लिंक। ए टैग लाइफ नहीं यार, लिंक लिखना में चाहिए था मेरे को, दिस इज़ माई लिंक। और ए के अंदर आपको एक आर्गूमेंट देना पड़ता है, दैट इज़ href मतलब कि आप इसको क्लिक करोगे तो कहाँ पे जाओगे। तो मैं चलता हूँ google.com में ले चलता हूँ, और इसकी वेबसाइट का लिंक में कर लेता हूँ कॉपी, और मैं यहाँ पे आता हूँ href के अंदर मैं इसको डाल देता हूँ। ओके, मैं इसको रिलोड करता हूँ और मैं अपनी वेबसाइट को लाइव सर्वर में खोलता हूँ, तो इसको रिलोड करता हूँ। तो यहाँ पे दिस इज़ माई लिंक आ रहा है, इस लिंक पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे को, google.com की वेबसाइट जो है वो की मेरे को मिल रही है। ओके, तो ये बात होती है हमारी सिंपली लिंक की। ठीक है, अब इसी लिंक को आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है हमारा लिंक्स HTML के अंदर। इसको मैं कमेंट करता हूँ और मैं चलता हूँ नीचे। लिंक के साथ साथ आपको एक चीज़ और है जो आपको पता होनी चाहिए, href। मान लो आपको लिंक की मदद से किसी को ईमेल भेजना है, तो आपको लिखना पड़ेगा मेल टू
मेल टू, यहाँ पे ईमेल लिख दें आप, मैं लिखता हूँ अपनी ईमेल लिख देता हूँ codewithjayant@gmail.com, ठीक है। AHREF इक्वल टू दिस, और मैं इसको बंद कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ सेंड ईमेल, ठीक है, सेंड ईमेल। उसको मैं सेव करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, सेंड ईमेल पे ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करते ही देखो आपका ईमेल वाला बॉक्स आ गया, और यहाँ पे आप इस codewithjayant.com, इस पर आप अपनी ईमेल भेज सकते हैं। तो ईमेल भेजने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मेल टू लिखेंगे, फिर कॉलन लगाएंगे, फिर ईमेल लिख देंगे पूरा। ये हमारा ईमेल भेजने के लिए बेसिकली काम आता है हमारा। ओके, तो खैर ये बात जो थी मेरे को आपको बतानी थी, ये मैंने आपको बता दिया। तो अब अभी हमको क्या बात करनी है, इसमें हम लोग बेसिकली वेबसाइट के अलावा हम बहुत सारी चीज़ें और भी देख सकते हैं। जैसे इसमें वेबसाइट का लिंक डालते हैं हम, इसके अलावा हम और भी चीज़ें डाल सकते हैं इसके अंदर। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे H1 है, यहाँ पे दिस इज़ H1, ठीक है, H1 है, और मैं ऐसे कई सारे H1 को कॉपी कर लेता हूँ और नीचे तक पहुँच जाता हूँ मैं, ठीक है। और मैं इसको रिलोड करूँगा तो यहाँ पे देखो कई सारे H1 आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें से एक H1 है, मान लो ये रहा, इसकी मैं एक ID दे देता हूँ, ये है मेरा _H1, ठीक है। ये इसकी ID मैंने इसको दे दिया है, ठीक है, मैंने इसको इसकी ID दे दी। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक आपको एक जादू दिखाता हूँ मैं। मैंने लिखा यहाँ पे AHREF इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे हैश लगा के मेरा H1 लिख दें, ठीक है, और इसको क्लोज करें, और आप यहाँ पे बोलें कि गो टू, ठीक है, गो टू, और आप जो मेरा H1 है इसमें एक चेंजेस और मैं करता हूँ। अब मेरा H1 जो है दिस इज H1, और उसके बाद मैं लिखता हूँ मेरा H1, ठीक है, मेरा H1, और मैं यहाँ पे चलता हूँ तो मेरा H1 देखो यहाँ पर है। अभी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, गो टू का लिंक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखो मेरा H1 के पास आप पहुँच चुके हैं। ये देख रहे हो मैंने स्लाइड नहीं किया, मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरा H1 के पास आप चुके हैं पहुँच, ठीक है। तो ये हमारा होता है आईडी देना। आईडी के हिसाब से आप किसी एलिमेंट के पास पहुँच सकते हैं यूजिंग HREF, ठीक है। तो हमको स्टार्टिंग में इसकी आईडी देनी पड़ेगी और वो एज अ लिंक आपको पास करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से वो आपका वहाँ पे पहुँच जाएगा। ओके, तो आई होप आपको बातें क्लियर हैं, ये सब बातें आपकी क्लियर हैं। अब हम चलते हैं नई फाइल बनाते हैं जिसमें हम कुछ और बातें करेंगे। तो 5index.html, इसमें चलता हूँ आगे। अपनी HTML लिखूँगा मैं पे HTML, और HTML के बाद यहाँ पे लिखूँगा मैं हेड के बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे टाइटल के अंदर मैं लिख दूँगा इंडेक्स 5 के अंदर हेड है, हेड के नीचे मैं लिखूँगा बॉडी, जो कि मेरी बॉडी होने वाली है। बॉडी कुछ इस तरह से मेरी बॉडी होने वाली है। अब ये जो बॉडी है इसके अंदर मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ इमेजेस, HTML की इमेजेस, HTML इमेजेस। तो HTML की जो इमेजेस होती है हम उसको भी लिख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से। मान लो कि इसी फोल्डर के अंदर आपको बेसिकली HTML लानी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ जहाँ पे मैंने वो फोल्डर बना रखा है, उस फोल्डर को मैं खोल लेता हूँ, कोडिंग प्लेग्राउंड, और यहाँ पे HTML ट्यूट्स है। इस फोल्डर के अंदर मेरे को एक इमेज डालनी पड़ेगी। तो मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ और मेरे को इमेज मिल जाए, कोई भी एक इमेज मिल जाए मेरे को। मान लो इंस्टॉलिंग VS कोड, ये वाली इमेज है, इसको मैंने कॉपी किया और मैं इसमें आया, मैंने पेस्ट कर दिया, इसका नाम मैंने 1 रख दिया, 1, ठीक है। और ये उसी फोल्डर में जहाँ पे मैंने अपने सारे के सारे HTML बना रखे हैं। तो आप देख सकते हैं 1.png यहाँ पे आ चुकी है कुछ इस तरह से। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे इमेज को लगाना है। तो मैं लिखूँगा इमेज और SRC इज़ फॉर सोर्स। इमेज का सोर्स क्या होने वाला है हमारा 1.png, ठीक है। और मैंने इसको कर दिया है क्लोज, सिंपल। और इसको मैं लाइव सर्वर में खोलता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर। इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करते ही साथ ये देखो आपकी इमेज जो है वो वेब ब्राउज़र पे आपको बहुत ही आसानी से वो दिख रही है, ठीक है। तो इमेज को शो करने का तरीका कुछ इस तरह से होता है, IMG SRC मीन्स सोर्स, और सोर्स कहाँ पर है मेरा, जहाँ मैं हूँ, जहाँ पर मैंने HTML बना रखी है वही मेरा जो करंट पोजीशन है उसी के हिसाब से मैं देख रहा हूँ। अब मान लो कि आपकी जो 1 जो है, ये 1 ना किसी एक फ़ोल्डर के अंदर है जिसके अंदर इमेजेस लिखा हुआ है, इमेज लिखा हुआ है, और इमेज के अंदर ये 1 है। यूजुअली हम लोग अपने इसको अरेंज करने के लिए एक फ़ोल्डर बना लेते हैं इमेज। तो इमेजेस के अंदर 1.p है। अब मैं इसको सेव करके मैं अगर रिलोड करूँगा ना, तो देखो इमेज नहीं दिख रही है। इमेज क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि अब उसकी लोकेशन चेंज हो चुकी है। तो अगर उसकी लोकेशन चेंज हो चुकी है तो नई लोकेशन क्या होगी इसकी, मैं नई लोकेशन बोलूँगा इमेजेस फोल्डर जो है, इमेज फोल्डर, उसके अंदर जाओ, उसके अंदर 1.png नाम पूरा लिखना पड़ेगा आपको, और आपको अब दिख जाएगी देखो आपकी पूरी इमेज, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रिलेटिव पाथ, मतलब जिस फोल्डर में हमें उसके रिलेटिव में इमेज में जाओ और 1.png में जाओ,
तो आपको इमेज मिल जाएगी। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने 2.png लिख दिया, 2.png, और मैंने देखा तो 2.png के नाम से तो कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, इमेज नहीं आ रही, तो एक दिक्कत है इसके साथ। तो जब भी कोई इमेज हम नहीं दे पाते तो हम इसकी जगह ऑल्ट लिखते हैं। ऑल्ट मतलब ऑल्टरनेट, मतलब कि अगर ये इमेज आपकी शो नहीं कर पा रही बाई एनी चांस, तो आप ऑल्ट का यूज़ करें, ऑल्ट आपकी इमेज को डिस्क्राइब कर देगा। तो मैं बोलता हूँ मान लो ये इंडिया की इमेज है, इंडिया ब्यूटी, ठीक है, इंडियन टूरिज़्म लिखता हूँ यार, इंडियन टूरिज़्म, ठीक है, और मैं इसको सेव किया। देखो इमेज लोड नहीं हो पाई, बट थोड़ा सा मेरे को उसके बारे में पता चल गया कि क्या है ये। इंडियन टूरिज़्म की कोई फ़ोटो है जो कि बाय एनी चांस डिस्प्ले नहीं हुई, तो इसमें मैंने ऑल्ट लिख के मैंने इसको दे दिया। ठीक है, और इसी के साथ साथ आप यहाँ पे इसकी विड्थ दे सकते हैं, विड्थ है ना, मैं इसी को दोबारा से 1 कर देता हूँ ताकि मेरे को वो दिख जाए। इसकी विड्थ हम देते हैं, विड्थ हम मान लो 100 दे दी मैंने इसको, और मैं इसको सेव किया तो देखो विड्थ इसकी 100 हो गई। ठीक है, तो हाइट और विड्थ हम इसकी दे सकते हैं, बट ये हाइट देना, विड्थ देना, ये सब हम लोग CSS की मदद से ही टारगेट करते हैं। तो आप लोग इस पर अभी ज़्यादा ध्यान न दें, विड्थ और हाइट पे। ये सब हम लोग जब करेंगे तो हम लोग CSS की मदद से ही करेंगे इसके अंदर। अब मान लो आपको कोई लिंक बनाना है इमेज का, तो अपना इमेज लिंक भी बना सकते हैं। आप बोल सकते हैं AHREF इज इक्वल टू, मान लो मैंने कुछ नहीं दिया अभी, मेरा A बंद हो गया, और इसके अंदर एक इमेज डाल दें आप, इमेज SRC इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिख दीजिए इमेज /1.png, और इमेज को कर दो क्लोज। अब मैं आपको बताता हूँ मैं कर कह रहा हूँ। बेसिकली मैं एक लिंक बना रहा हूँ, इमेज लिंक, मतलब एक इमेज है जिस पे आप क्लिक करके कहीं पे पहुँच जाएंगे। और कहाँ पहुँच जाएंगे, और कोई वेबसाइट लिख लेते हैं https://www.google.com। ठीक है, मान लो ये हमारा, और इसको मैं रिलोड करता हूँ और मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ। तो ये जो इमेज है क्लिकेबल इमेज है, आप इमेज पे क्लिक करेंगे तब कहाँ पहुँच जाएंगे, google.com पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, HTML के टेबल्स के बारे में, तो HTML टेबल्स, ठीक है, टेबल के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। अब हमको टेबल बनानी है, तो टेबल बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं टेबल टैग, टेबल कुछ इस तरह से। ठीक है, अब देखो मैं आपको टेबल बनाना सिखाता हूँ थोड़ी जिसमें हम एक काम करेंगे, टेबल रो, TR मीन्स टेबल का रो। ठीक है, टेबल का रो। आप अगर कोई चीज़ भूल भी रहे हैं, जैसे कि मैं अभी थोड़ा सा बोल रहा हूँ, तो मैं HTML टेबल्स बोलूँगा, HTML टेबल्स में मैं एक बार देख लूँगा कि सब ठीक है कि नहीं ठीक है। हाँ ये देखो टेबल रो ही लिखते हैं, मेरे को याद आ गया, टेबल रो और टेबल रो, टेबल रो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हम ठीक कर रहे हैं मतलब। तो हमको टेबल रो पहली में हमको TH देना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल में जो हमको देना है, हमको क्या देना है, फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम देते हैं और एज देते हैं। ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एज। ओके, जितना बना है एक बार उसको देख लेते हैं। लाइव सर्वर पे मैंने खोला, और लाइव सर्वर में देखो एक टेबल सी, आप टेबल के फॉर्मेट में हमको दिख तो रहा है वैसे थोड़ा सा, बट वो लाइनें नहीं दिख रही जो हमको चाहिए होती हैं। तो वो लाइनें हम देखेंगे कैसे बनाते हैं बाद में। ठीक है, तो ये टेबल रो हो गई, ये पहली रो है हमारी, पहली रो। दूसरी रो बनाएंगे TR, दूसरी रो आप ऐसे ही आराम से बना सकते हैं। दूसरी रो बनाने के लिए आप क्या लिखेंगे, TH, और यहाँ पे आप कुछ भी लिख दें, मान लो जयंत, और जयंत के बाद आप 2-3 नाम और डाल दें, रामलाल डाल दें, रामलाल नहीं यार, रामलाल डाल दें। रामलाल के बाद आप डाल सकते हैं यहाँ पे मान लो हैकर भाई, ठीक है, हैकर भाई, और ये देखो जयंत, रामलाल और हैकर भाई। ठीक है, तो आप एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो मिडल में आ रहा है, फर्स्ट नेम जो है इसके मिडल में आ रहा है, लास्ट नेम जो है इसके भी मिडल में आ रहा है, और एज है, एज भी दिया था क्या मैंने यार, शायद मैंने कुछ गड़बड़ करी है, एज नेम, सॉरी एज नेम लिख दिया मैंने, एज होगा यहाँ पे। खैर कोई नहीं यार, गड़बड़ तो इंसान से होती है, कोई नहीं। देखो फर्स्ट नेम के बीच में जयंत आ रहा है, लास्ट नेम के बीच में रामलाल आ रहा है, और एज के बीच में हैकर भाई आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है TH, H का मतलब होता है मिडल में रखना। ठीक है, चीज़ों को मिडल में रखना। अगर मैंने इसको D कर दिया मान लो, ठीक है, जो ये H है, अब मैं इसको कॉपी ऐसे सबको ऐसे TD कर देता हूँ। ठीक है, TD, ये इसको बोलते हैं मल्टी कर्सर, सॉरी क्या बोल रहा हूँ अभी, मल्टी कर्सर यार, कर्सर फंक्शनैलिटी। कंट्रोल D दबाना होता है, तो कंट्रोल A को सिलेक्ट करना है, और जितने भी सारे आपके TH वाले ना सब सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं TD कर देता हूँ उसको, TD। अब मैं TD से आपको दिखाता हूँ क्या है ये। ठीक है, TD में आपको दिखाता हूँ, TH तो मैं समझ लिया, H इज़ फॉर मिडल, बीच में रहेगा हमारा H। एक बार हम TD भी देख लेते हैं, TD लिखा मैंने यहाँ पे, मैं यहाँ पे गया, और TD से क्या होगा देखो स्टार्टिंग में आ रही है,
फर्स्ट और जैन स्टार्ट में आ रहा है, लास्ट नेम और राम स्टार्ट में आ रहा है, और एज नेम या नेम फिर आ गया और हैकर, है ना। तो टी डी का मतलब होता है कि स्टार्टिंग से लेना, एच का मतलब होता है मिडल से लेना, ठीक है। एच का मतलब मिडल और टी मतलब स्टार्टिंग से लेना, और टी आर मतलब दिस इज़ टेबल रो, ठीक है। रो में हम इंसर्ट करें, और ये सब कुछ टेबल वाले हमारे कॉलम में चल रहा है सब कुछ, ठीक है। सब कुछ मान लो मैंने इसका एक स्टाइल दे दूँ, स्टाइल हम इनलाइन सी एस एस हम जानते हैं, स्टाइल में हम विड्थ इसकी दे देते हैं 100%, ठीक है। एक बार देखते हैं कि क्या होता है। तो ये देखो पूरा फैल गया है, ठीक है, पूरा ही चुका है फैल, पूरे पेज में फैल चुका है। खैर ये सब हम सी एस एस जब देखेंगे तब हम देखेंगे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ सीख रहे हैं क्या, हम सीख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ HTML, मतलब सिर्फ ढांचा सीख रहे हैं हम चीज़ों का। तो टेबल हमने दिया, टी आर मतलब रो में दे देना है, टी एच मतलब मिडल में, टी डी का मतलब स्टार्टिंग में। आप पूछ रहे होंगे कि एंड में करने का तरीका हो सकता है क्या कोई, तो आराम से आप डॉक्यूमेंटेशन में जाएँ और एक बार देख लें कि ये सब देखो, ये लोग CSS की मदद से करते हैं सारी चीज़ों को। THTD उसके अलावा तो शायद मेरे हिसाब से यार कुछ मेरे को दिख नहीं रहा है, और ना मेरे को याद है। तो आई गेस इतना ही काम आता है हमारे, लास्ट में करने की ज़रूरत तो नहीं है, अगर होगी तो हम CSS से इसको टारगेट कर लेंगे बाद में। ओके, तो ये हमारी टेबल की बात होगी। हम लोग यार ये 6 इस इमेज के अंदर बन गई, इसको बाहर बनाना चाहिए था मेरे को, डोंट आस्क मी अगेन, एंड इसको बाहर बनाते हैं। तो ये बाहर आ गई, 1 2 3 4 5 6 तक बन चुकी है हमारी चीज़ें सारी। अब 7वां इंडेक्स बनाते हैं, 7 index.html, THTML नहीं यार, मैं भी कुछ भी यार लिख रहा हूँ, खैर कोई बात नहीं। अभी अच्छा 4 के नाम से बना रखी है, मैं 5 के नाम 6 7 बनानी है यार, बहुत बढ़िया है, 7 तक पहुँच गए। ये लगाएंगे और अपनी HTML की ये तैयार है, ठीक है। इंडेक्स 7, ये बॉडी है मेरी, बॉडी के अंदर HTML लिखनी है मेरे को। बेसिकली हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, मैं बताता हूँ मैं क्या क्या हम डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हम अपना H1 से लेकर H6 प्री टैग, पैरा टैग, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग क्या होता है, और उसी के साथ साथ कोड्स हमारा, है ना। और हमारा फिर पैराग्राफ में हमने एक्सटर्नल स्टाइल शीट इंक्लूड करना सीखा, और हमेशा ये चीज़ हेड में होती है, हेड से हम लोग एक्सटर्नल स्टाइल शीट को लिखते हैं, ठीक है। इन लाइन CSS हमने देखी, जैसे पैराग्राफ है इसी के अंदर आप स्टाइल इज इक्वल टू करके लिख दें, तो उससे हमारा क्या होता है, इन लाइन CSS होता है। और मान लो कि ये सारा हमारा क्या है, हाँ ये HREF के बारे में देखा है। HREF का मतलब कि आप लिंक दे रहे हैं यहाँ पे कोई, और लिंक के में लिखा क्या है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, इसको भी क्लोज करना होता है। और अगर हम किसी वेब पेज तक पहुँचना चाहते हैं तो हम उसको ID के मदद से टारगेट कर सकते हैं एज अ लिंक। तो मान लो जो बहुत नीचे था वो यहाँ पे था, हम ऊपर क्लिक करेंगे तो हम तुरंत नीचे पहुँच जाएंगे, ये भी हमने देख लिया, ठीक है। और उसी के बाद हमने देखा कि इमेज के अंदर हम कैसे लगा सकते हैं कोई लिंक। पहले आप लिंक दें, लिंक के अंदर आप इमेज डाल दें, सिंपल, ठीक है। ये भी हमने देखा। इसके बाद हमने देखा टेबल्स के बारे में। अभी हमको देखना है, अभी हमको क्या देखना है, ठीक है, अभी हमको देखना है लिस्ट के बारे में। तो 2 लिस्ट होती है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट UL, ठीक है। अनऑर्डर मतलब इनका कोई ऑर्डर नहीं है, UL। अब UL के अंदर आप लिस्ट आइटम होगा, लिस्ट आइटम मेरा 1, फिर लिस्ट आइटम मेरा 2, LI इज़ फॉर लिस्ट आइटम इज़ 2, और उसके बाद मेरा लिस्ट आइटम इज़ मेरा 3, और उसी के साथ साथ मेरा लिस्ट आइटम मेरा क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। ये मेरे अनऑर्डर लिस्ट हो गए। अब मैं इसको लाइव सर्वर में ओपन करता हूँ, लाइव सर्वर को जाऊँगा मैं, ये देखो अनऑर्डर्ड है सारे, इनका कोई ऑर्डर नहीं है, मतलब 1 2 3 4 5 6 के हिसाब से ये अरेंज नहीं हो रखे हैं, तो इसका ये अनऑर्डर्ड है। अगर आपको इसमें ऑर्डर देना तो OL लिख दो, OL इज़ फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट, O इज़ फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट, तो ये आपका ऑर्डर्ड लिस्ट होगा। यहाँ पे आपको ऑर्डर भी दिखेगा, तो यहाँ पे लिखें 1 के बाद आप लिख दें 2, 1 के बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पे 2 के बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पे 3 के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं 4, ठीक है। लिस्ट आइटम आपका यहाँ पे हो जाएगा 4 कुछ इस तरह से, और यहाँ पे आप जाके देखेंगे तो ऑर्डर में दिख रहा है, देखो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और इसका स्टाइल आप जैसे आप यहाँ पे ये गोला सा दिख रहा है आपको, ये बुलेट बोलते हैं उसको, बुलेट पॉइंट्स बोलते हैं। अगर आपको उसका स्टाइल चेंज करना है तो बहुत ही सिंपल है, आप इसका स्टाइल आराम से चेंज कर सकते हैं। बाय द वे स्टाइल आता है यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, स्टाइल टैग दें और आप यहाँ से भी इसका चेंज कर सकते हैं चीज़ों को। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट का करना है कुछ, तो इवन मैं देख लेता हूँ CSS में कोई याद नहीं आ रही इसको कैसे चेंज करते हैं। तो खैर याद करने की कोई बात नहीं होती, कोई भी चीज़ याद नहीं करनी होती हमको, डॉक्यूमेंटेशन में आराम को सब कुछ मिल जाता है हमको। तो मैं बोलता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट का
स्टाइल कैसे चेंज करते हैं HTML में। तो यूएल टैग्स जो हैं इसमें कई सारे स्टाइल्स वगैरह हमको दिख जाते हैं। तो जो कि स्टाइल हमारे यार वो डिस्क वगैरह जो होते हैं वो कहाँ गए यार, हाँ लिस्ट स्टाइल टाइप बोलते हैं जिसको, ठीक है। लिस्ट का स्टाइल का टाइप जो है, लिस्ट के स्टाइल का टाइप, तो अगर हम इसको क्या कर दें, एक होता है डिस्क, अगर आप डिस्क कर दें और उसको देखें यहाँ पे जाके, तो डिस्क में तो गोला गोला आपको दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क उसका वैसे भी बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सर्कल कर दूँ, मान लो सर्कल, और यहाँ पे जाऊँ तो देखो सर्कल में होगा, ठीक है, ये सारे सर्कल में होगा। एक आई गेस स्क्वायर भी होता है, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। स्क्वायर पे गए तो यहाँ पे देखो स्क्वायर, स्क्वायर के यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे होते हैं। अब आपको ऑर्डर लिस्ट को भी स्टाइल करना है, ओवल को, तो इसका भी इसके टाइप होते हैं बेसिकली, टाइप, और इसका टाइप आप शायद यहीं पे दे सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट जो है इसका आप टाइप इज इक्वल टू मान लो 1 दे दिया आपने, तो 1 के हिसाब से इसकी गिनती चलेगी, ठीक है। और इसके साथ साथ मान लो आपने दे दिया इसको ए दे दिया, सेव किया तो ABCD चल जाएगी आपकी। और इसके साथ साथ मान लो आपने दे दिया इसको आई देते हैं, तो ये आपका जो रोमन नंबर होता है उसी के हिसाब से वो आपको दे देगा, ठीक है। तो मैं नई फाइल बना लेता हूँ 8 इंडेक्स के नाम से, 8index.html। मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। अब बेसिकली मेरे को करना है कि यहाँ पे बेसिकली मेरे को आई फ्रेम्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करना है कि आई फ्रेम्स क्या भला है। आई फ्रेम मैं लिखूँगा, आई फ्रेम मैं सीधा आपको रन करके दिखाऊँ। अगर मैं लाइव सर्वर पे ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आई फ्रेम में क्या हुआ। बेसिकली मेरा एक वेबसाइट जो है, मेरी वेबसाइट के अंदर किसी दूसरी वेबसाइट का फ्रेम मैं डाल सकता हूँ। तो इस तरह से मैं आई फ्रेम का यूज़ करता हूँ, यही होता है काम। मान लो कि जैसे कि मान लो ये मेरा यूट्यूब चैनल है। हाँ बाय द वे, अगर आप लोगों में से किसी ने विज़िट नहीं किया है तो आप विज़िट कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इसको सब्सक्राइब करें, आप एक बार जाके देखें। अगर आपको लगता है कि ये नॉलेज आपको मिल रही है, अच्छी नॉलेज आपको मिलती है, तभी आप सब्सक्राइब करना है इसको। और खैर हम अपने आगे बढ़ते हैं आई फ्रेम्स के बारे में। मैं शेयर पे क्लिक करता हूँ, शेयर पे जाके मैं एम्बेड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखो आई फ्रेम का कुछ कोड आ रहा है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करते ही साथ, अरे यार मैंने कॉपी क्या कर दिया मैंने, हाँ कॉपी करना था मेरे को। कॉपी करते ही साथ मैं आया यहाँ पे, इसको हटाया मैंने। इसको हटाते ही साथ मेरे को क्या मिला, ये देखो, इसको हटाते ही मेरे को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और मैं इसके अपने वेबसाइट पे जाता हूँ, ये देखो रिलोड किया मैंने, तो मेरी वेबसाइट पे ही मेरी यूट्यूब का लिंक मेरे को दिख रहा है। तो यही होता है, एक अपनी वेबसाइट पे आप किसी दूसरी लिंक को शो करना चाहते हैं तो दैट इज़ योर आई फ्रेम, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप अपना ही बनाया हुआ खुद का वेब पेज भी शो कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अगर मैं आपको बोलूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, मैं लिखता हूँ आई फ्रेम, और आई फ्रेम का सोर्स क्या होगा, 1 इंडेक्स। मान लो पहली जो इंडेक्स वाली फाइल है मेरी, 1index.html को मैं शो करना चाहता हूँ। भाई मेरा आई फ्रेम क्लोज हो गया, तो ये 1 इंडेक्स ये है। 1 इंडेक्स को मैं 8 इंडेक्स वाली फाइल में शो करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया इसको। और मैं इसको चलूँगा यहाँ पे और मैं इसको करूँगा रिलोड करते ही मेरे को साथ क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा अपना 1 इंडेक्स वाला जो भी फाइल था उसका सारा का सारा कंटेंट मेरे को मिल गया अपना 8 इंडेक्स वाली फाइल में, जो कि मैंने अभी अभी बनाई। तो आई फ्रेम्स के बारे में इतना ही होता है, बहुत ज़्यादा हमको जानने की अभी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल में। तो ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं नई फाइल बना लेता हूँ आप लोगों के लिए 9index.html, और मैं चलता हूँ यहाँ पे और मैंने यहाँ पे ये लगा दिया एमिट मैंने लगा दिया। अब देखो हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। मैं स्टार्टिंग से बात करूँ तो हमने H1 to H6 की बात करी, फिर मैंने पैराग्राफ प्री टैग, पोएम की प्रॉब्लम क्या होती है, फिर उसको प्री टैग से कैसे सॉल्व करते हैं, बी से बोल्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ब्लॉक कोट्स होता है, HTML के कमेंट्स हमने देखे। उसी के बाद हमने क्या देखा, इनलाइन CSS के बारे में मैंने बताया। ऐसी कई सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। और कलर्स वगैरह के मैंने आपको बताया कि RBG क्या होता है, RBGA क्या होता है। मैंने लिंक्स अटैच करना सीखा, AHREF इज इक्वल टू लिंक। हमने मेल कैसे करते हैं वो भी हमने देखा, मेल टू, और यहाँ पे आप उसका ईमेल लिख दें, तो ये सब हमने देख लिया। और ऐसे हमने काफ़ी सारी चीज़ देखी, इमेजेस वगैरह भी हमने देख ली हैं। और हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट देखी, ऑर्डर्ड लिस्ट देख ली हमने। उसी के साथ साथ हमने टेबल्स वगैरह का भी थोड़ा हमने देख लिया कि क्या होता है। खैर टेबल्स वगैरह बहुत ऐसे बहुत ज़्यादा यूज़ होते ही नहीं हमारे HTML में, पर हमने उसको भी देख लिया है। काफ़ी सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अभी जो हमको बात करनी है थोड़ी सी बात जो की है वो है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो जितने भी हमने HTML टैग्स देखे ना, जो मैंने आपको इतनी देर से बोला, वो सब ना 2 कैटेगरी के अंडर आते हैं। एक होता है ब्लॉक, एक होता है इनलाइन। एक होता है ब्लॉक एलिमेंट्स, एक होता है इनलाइन एलिमेंट्स। अब ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं कि वो पूरे फैल जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। वन नोट में गया मैं और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा।
मतलब कि आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन है, आपके पास कुछ ऐसे एलिमेंट है जो पूरे फैल जाएंगे, ठीक है, पूरी विड्थ ले लेंगे। अगर आपने कुछ लिखा, मान लो आपने पूरा पैराग्राफ लिखा कोई, तो वो पूरी विड्थ ले लेंगे। अगर आपने यहीं तक लिखा, अगर आपने यहीं तक लिखा तो पर वो पूरा फैल जाएंगे, फिर भी अपना एरिया ऑक्यूपाई कर लेंगे पूरा। और एक होते हैं आपके ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स, वो क्या होते हैं बेसिकली, अगर आपने इतना लिया तो इतना ही स्पेस लेंगे, इतना ही लिया तो इतना ही स्पेस लेंगे, इतना ही लिया तो इतना ही स्पेस लेंगे। तो जो मैं आपको पहले बता रहा था, मैं आपको क्या बता रहा था पहले कि जब हमने, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको H1 दिया था और H1 में दिस इज़ H1 लिखा था, और उसी के बाद मैंने इसको जब स्टाइल किया था, अगर आपको याद हो तो स्टाइल, और इसके स्टाइल में मैंने H1 को स्टाइल कर दूँ, अगर H1 का बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ब्लैक, और इसका कलर कर देते हैं हम लोग वाइट, ठीक है, वाइट करते हैं, इसको सेव करते हैं और इसको हम लोग खोलते हैं अपने लाइव सर्वर में। जैसे ही मैं खोलूँगा तो ये देखो पूरा फैल गया। ये फैला क्यों, ये मैंने तो लिखा तो यहीं तक था क्योंकि ये एक ब्लॉक एलिमेंट है। दिस इज़ सॉरी, ये ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, हाँ ये ब्लॉक एलिमेंट है यार, इनलाइन होता है दूसरा, ये एक ब्लॉक एलिमेंट है जो पूरा फैल जाता है, और इनलाइन एलिमेंट्स पूरे नहीं फैलते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक बात और होती है, जो CSS की बात है वैसे तो खैर, बट मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ब्लॉक एलिमेंट्स जो भी होते हैं जो पूरे फैल जाते हैं, उसमें आप मार्जिन दे सकते हैं, मार्जिन, ठीक है। मार्जिन मान लो मैंने 20 पिक्सल्स और मैंने इसको रिलोड किया, ये देखो मार्जिन, ये ना ऊपर से नीचे से थोड़ा सा मार्जिन ले लिया उसने, मार्जिन मतलब बाहर से उसने थोड़ा सा स्पेस ले लिया। मैं 200 कर दूँ अगर, ये देखो इधर से इसने स्पेस ले लिया, इवनली इसने स्पेस ले लिया, क्योंकि ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में ही आप मार्जिन दे सकते हैं, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट आप दे सकते हैं मार्जिन, ठीक है। बट अगर हम बात करें अपने इनलाइन की, तो इनलाइन में आप लोग नहीं दे सकते हैं मार्जिन, ठीक है। इनलाइन में आपकी कोई मार्जिन का कोई भी सीन नहीं होता, तो ये वाली बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो हाँ ये बात होती है। अब बोलेंगे कि हमको कैसे याद रहेगा कि कौन सा एलिमेंट एक इनलाइन है और कौन सा क्या है। तो उसके लिए आप आराम से देख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन, या आप कोई ऑनलाइन रिसोर्स पे जाके देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ब्लॉक वर्सेस इनलाइन इन HTML में आप यहाँ पे जाके आराम से देख सकते हैं कि कौन क्या है कौन नहीं है। देखो जैसे कि ब्लॉक एलिमेंट्स ऑलवेज स्टार्ट्स अ न्यू लाइन, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स टेक्स अ फुल अवेलेबल विड्थ, पूरा फैल जाता है, पूरा स्ट्रेच हो जाता है, और इसमें मार्जिन वगैरह का भी सीन होता है। इनलाइन में मार्जिन वगैरह का कोई सीन होता नहीं। ये ब्लॉक एलिमेंट्स ये सारे एड्रेस आर्टिकल, अब ये देखो बहुत सारे, आप बोलेंगे आपने तो पढ़ाया ही नहीं यार, ये ना कैनवस पढ़ाया, ना DD पढ़ाया, ना Tfoot, भाई बहुत सारे हैं। जो काम किया मैंने आपको वो बता दिया, ठीक है, जो काम किया वो मैंने आपको दिया है बता, ठीक है, ओके। तो आई होप ये बात क्लियर आपको। मान लो आपके पास ना एक मैं आप छोटा सा बात बोलता हूँ कि पैराग्राफ है, दिस इज़ अ ऑसम पैरा बाय जयंत, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। मैं चाहता हूँ जो ऑसम जो है ना ये बोल्ड हो जाए, सिर्फ ऑसम बोल लो, सिर्फ और सिर्फ ऑसम। तो कैसे करेंगे हम लोग, हम इसको स्पैन टैग में डाल देंगे। स्पैन क्या होता है, स्पैन एक बेसिकली इनलाइन एलिमेंट होता है, स्पैन टैग के बीच में डाल देंगे, और इसको हम क्या कर देंगे, स्टाइल कर देंगे। मैं बोलूँगा जो भी स्पैन टैग है उसका तुम स्टाइल कर दो बोल्ड। जब बोल्ड करने का तरीका होता है यार, वो क्या होता है, फॉन्ट वेट होता है शायद, फॉन्ट वेट इज इक्वल टू बोल्ड, यस। चलते हैं यहाँ पे रिलोड करते हैं, देखो दिस इज़ ऑसम। स्पैन एक इनलाइन होता है तो वो पूरा फैलता नहीं है, वो जहाँ तक उसका स्कोप है, जहाँ तक उसको बोला गया है वो वहीं तक बोलता है, पूरा नहीं फैलता वो, ठीक है। तो ये इसकी बात होती है। अब हमको थोड़ी सी बात और करनी है जिसको हम बोलते हैं डिव, ओके। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ डिव के साथ कि डिव क्या होता है। तो डिव हम नेक्स्ट फाइल बना लेते हैं, इसी में हम डिव का देखेंगे कि डिव क्या क्या सीन है। अब देखो, अब डिव के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो डिव इज़ बेसिकली अ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, ब्लॉक लेवल का एलिमेंट होता है वो। तो मतलब वो पूरा का पूरा जो भी कंटेनर है, पूरे कंटेनर में वो जाएगा फैल, ठीक है। तो और डिव किस काम आता है मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। आप लोग सोच रहे होंगे डिव क्या है। डिव मतलब डिव एक रैपर होता है, रैपर क्या, टॉफ़ी का रैपर, एक तरह से आप समझ सकते हैं उसको। मान लो कि आपके पास आप ना एक कार्ड बना रहे हैं मान लो, और उस कार्ड के अंदर आपका यहाँ पे नाम, यहाँ पे आपकी फ़ोटो आती है, यहाँ पे आपका नाम आता है, यहाँ पे आपकी ID आती है, ठीक है, ये आपका है। तो आप कैसे लिखेंगे, आप पहले फ़ोटो लगाएंगे, फिर नाम लगाएंगे, फिर नाम लगाएंगे, और इन सबको ना आप रैप कर देंगे किसके अंदर, एक डिव के अंदर, एक डिव मतलब डिवीज़न के अंदर, जिसको बोलेंगे कार्ड, ठीक है, कार्ड या कस्टम कार्ड। तो मैं इसको डिव बोलूँगा। डिव के अंदर मैंने क्या लिखा, इमेज रखी एक,
इमेज SRC इज इक्वल टू इमेज ले लेते हैं हम यहाँ से, इमेज के अंदर 1.png मैंने डाली थी, इमेज ले ली मैंने और मैं H1 डाल देता हूँ। मैं क्योंकि मैं काम करता हूँ किसी कंपनी में, तो मैंने लिख दिया जयन सक्षम, ये मेरा H1 हो गया। और मेरी जो ID होगी वो मैं H2 में डाल देता हूँ। H2 में मेरी ID होगी 2410245561, कुछ भी डाल दिया मैंने यार, ये डाल दिया, ठीक है। अब मैं जाके देखता हूँ उसको, ज़रा रीलोड करता हूँ। सॉरी ये 9 खुला हुआ है, हाँ 9 खुला हुआ है, 10 पे पहुँच चुका हूँ मैं, तो 10 पे चलता हूँ मैं। ये देखो, ये मेरी इमेज आ रही है, ये मेरा नाम आ रहा है, ये मेरा ये जो आ रहा है वो आ रहा है। क्योंकि ये डिव जो होता है ये भी एक आपका ब्लॉक एलिमेंट होता है, तो ये भी पूरा का पूरा फैल जाता है, ठीक है, पूरा फैल जाता है। अब डिव मैं बना क्यों रहा हूँ, मैं रैप क्यों कर रहा हूँ, मैं रैप इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे क्लास दे पाऊँ। क्लास इज इक्वल टू, अब क्लास से कई लोग डर गए होंगे, क्लास मतलब इस पूरे को एज अ होल किसी नाम से पुकारना जिससे मैं उसकी CSS बना सकूँ। तो डिव क्लास इज इक्वल टू मेरा कार्ड, ठीक है, मेरा अंडरस्कोर कार्ड, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि आप, इससे होगा ये कि ये जो डिवीज़न बना, ये जो पूरा डिवीज़न आपको दिख रहा है जो बनाया, इस डिवीज़न को मैं टारगेट कर सकता हूँ CSS की मदद से। तो मैं यहाँ पे जाके आराम से कोई CSS लिख सकता हूँ, CSS। अब मैं डिव जो है इसको टारगेट करना है, मतलब क्लास को टारगेट करना है मेरे को, तो मैं बोलूँगा एक डॉट लगा दूंगा आगे, मैं बोलूँगा एक ऐसी क्लास है जिसका नाम है मेरा कार्ड, ठीक है, मेरा कार्ड। अब इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ लिख दूंगा कुछ ना कुछ, मैं बोलूँगा उस क्लास के सारे सबका कलर तुम कर दो पिंक, ठीक है, पिंक। ये कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पर जाके देखता हूँ ज़रा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ जी, हो तो गया है मेरे ख्याल, बट हाँ हो गया यार, वो दिख नहीं रहा, वो पिंक थोड़ा HTML वाला पिंक थोड़ा अजीब सा है, जो भी है बट वो दिख रहा है। तो ऐसी मैं बहुत सारी प्रॉपर्टी जब एक साथ लगानी होती है तो मैं क्लास का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। क्लास को टारगेट कैसे करते हैं, डॉट से। खैर ये CSS का कॉन्सेप्ट है, बट हमको डिव समझ में आ गया कि डिव क्या होता है, ठीक है। हम, और डिव क्या होता है, डिव एक ब्लॉक एलिमेंट होता है जो कि पूरा का पूरा फैल जाता है, ठीक है, पूरा का पूरा फैल जाता है। ओके, तो ये क्या, ये किसकी बात हुई, ये बात हुई हमारी इसकी डिव की। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 11 index.html एमेट लगाऊंगा कटैग से, मैं बढ़ूंगा आगे। और जब तक मैं यार काम करता हूँ बहुत सारी चीज़ें खुल गई हैं, इनसे कोई बंद करता हूँ, उसको बंद करता हूँ। और ये मेरा चैनल है, आप एक बार आप जाके देख सकते हैं। ये सब मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। आई फ्रेम्स वगैरह मैं देख लिया, मैं देख लेता हूँ कि क्या क्या हमने करा है अभी तक। बेसिक वगैरह देख लिया, एट्रीब्यूट्स, हेडिंग, पैराग्राफ, स्टाइलिंग थोड़ी बहुत देख ली हमने, कमेंट्स, कलर, CSS, लिंक्स वगैरह, टेबल्स, लिस्ट में अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट दोनों देख ली, ब्लॉक इनलाइन देख ली, क्लास देख ली, आइडिया मैंने आपको बता दिया, आई फ्रेम बता दिया, ओके, ये सब बताया। देखो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, कोई सारी चीज़ें काम की है नहीं, तो जितनी भी आपके काम की चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि HTML भी बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर रखता है। इतना बता दूंगा कि इसके बाद आपको HTML का कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये बात होती है हमारी HTML की। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 11 में जो मैंने आपको बताया, इसमें हम लोग एक टैग होता है जिसको बोलते हैं स्क्रिप्ट, ठीक है, स्क्रिप्ट। इस स्क्रिप्ट किस काम आता है, बेसिकली आपको जावा स्क्रिप्ट अपने HTML के अंदर जब लिखनी होती है तब आप यूज़ करते हैं अपनी स्क्रिप्ट का, ठीक है। तो हम लोग स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं अपने इसके अंदर, तो ये स्क्रिप्ट का होता है। अब एक चीज़ होता है नो स्क्रिप्ट। नो स्क्रिप्ट का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब भी आपका जो वेब ब्राउज़र होगा वो अगर आपकी जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट नहीं करता होगा तब वो ये शो कर देगा। तो मैं लिख दूंगा यू नीड जावास्क्रिप्ट टू रन दिस, ठीक है। कई ब्राउज़र ऐसे होते हैं जो जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उनको एक पॉपअप टाइप कुछ दिख जाए या उनको एक मैसेज दिख जाए कि आपको जावास्क्रिप्ट को एनेबल करना पड़ेगा तभी आपको चीज़ दिखेंगी। तो ये नो स्क्रिप्ट का टैग होता है और इसके अंदर जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। जावास्क्रिप्ट में लिख नहीं रहा क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का कोर्स है नहीं, ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी। आई फ्रेम्स वगैरह हमने डिस्कस कर लिए हैं, चीज़ों के बारे में हमने जान लिया। अभी हमको एक छोटी सी बात और करनी है जिसको हम बोलते हैं फॉर्म्स। ऑलराइट, तो सारी बातें करने के बाद हम चलते हैं 12th HTML में, 12th index.html। हम यहाँ पे बात करेंगे बेसिकली फॉर्म की। तो मैं एमेट लगाऊंगा और मैं अपना डायरेक्टली सीधा जाऊंगा, इंडेक्स मेरी ये 12 है। यहाँ पे हम सीखेंगे फॉर्म के बारे में, HTML के फॉर्म्स के बारे में। तो मैं बेसिकली यहाँ पे चलता हूँ अपने, और मैं फॉर्म्स के बारे में थोड़ा सा सर्च करके आपको दिखाता हूँ। HTML के फॉर्म्स, HTML फॉर्म, ठीक है।
तो अब W3 स्कूल्स एक वेबसाइट है जहाँ पे आप देख सकते हैं चीज़ें कि कैसे कैसे काम करती हैं। तो फॉर्म एक तरह का कंटेनर होता है जिसमें टेक्स्ट फील्ड ये सब कुछ होता है हमारा, ठीक है। इसमें इनपुट के टाइप देखो टेक्स्ट होते हैं, इसमें आप टेक्स्ट इनपुट में ले सकते हैं। रेडियो मतलब ये वाले बटन्स हो गए, हाँ ये वाले, आपको कौन से क्या क्या चूज़ करनी, ये आपके रेडियो बटन्स होते हैं। चेक बॉक्स में आप ये चेक बॉक्स आई हैव अ कार, आई डोंट हैव अ कार, चेक बॉक्स आपको टिक करने होते हैं, ये उसकी बात है। और इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, ये बेसिकली तब की बात होती है जब फॉर्म सबमिट हो जाता है उसके बाद की बात है। तो हम फॉर्म बना रहे हैं, फॉर्म टैग लगा दिया हमने। हमको एक इनपुट बॉक्स बनाना है जिसका टाइप होगा, जिसमें बेसिकली आप सेव करेंगे टेक्स्ट, ठीक है। और इसका लेबल कर देंगे हम, लेबल मैं ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे, इसका हम लेबल करेंगे। और लेबल इसमें मैं लिख दूँगा नेम, और इसके आगे मैं कुछ लगाऊंगा नहीं, खैर वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा मैं क्या लगाना चाहता हूँ। और फिर मैं एक और लेबल दूंगा जिसमें मैं लिखूंगा ईमेल, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे इनपुट में लगा दूंगा इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल, ओके, टाइप इक्वल्स टू ईमेल। और उसी के साथ साथ मैं आपका फ़ोन नंबर भी लूँगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखने के बाद मैं आपका इनपुट बनाऊँगा। इनपुट का आपका टाइप क्या होगा, आपका नंबर, और कुछ इस तरह से मैं लिख दूंगा। लास्ट में मेरा एक सबमिट का बटन होगा, तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, ठीक है। और ये कुछ इस तरह से। जब मैं यहाँ पे जाके इसको लाइव सर्वर के साथ ओपन करूँ तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, नेम, ईमेल और यहाँ पे फ़ोन नंबर, ठीक है। नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर और सबमिट का बटन, ठीक है। तो अब आपने एक बात देखी कि सब एक लाइन में आ गया। अगर सब एक लाइन में आ गया मतलब कि लेबल टैग, इनपुट टैग, ये दोनों क्या होते हैं हमारे होते हैं इन लाइन एलिमेंट्स। तो इन सब के आगे मेरे को BR लगाना पड़ेगा। अगर मैंने आपको BR के बारे में पहले नहीं बताया तो BR इज़ फॉर ब्रेक, ठीक है। सबके आगे मैं ब्रेक लगाता हूँ, उससे आपको एक नई लाइन मिल जाएगी सबके आगे, और कुछ इस तरह से वो फॉर्म देखने मिल जाएगा। इसके आगे ब्रेक लगाया तो नई लाइन मिल गई, इसके आगे ब्रेक लगाया तो नई लाइन मिल गई, ठीक है। अब बेसिकली आप फॉर्म सबमिट करेंगे, कभी ना कभी तो सबमिट करेंगे। तो सबमिट होने के बाद तो फॉर्म जाएगा कहाँ पे, वो होता है एक्शन, ठीक है। एक्शन का मतलब फॉर्म सबमिट होने के बाद जाएगा, तो जाएगा कहाँ, दैट इज़ योर एक्शन। तो मैं कहता हूँ कि जैसी फॉर्म सबमिट हो तो वन इंडेक्स डॉट HTML को आप ओपन कर देना, ठीक है। तो इसको हम रन करते हैं, हम चलते हैं यहाँ पे, हम फॉर्म को सबमिट करने की कोशिश करते हैं। मैं नाम डाल देता हूँ अपना, ये ईमेल मेरी, ये फ़ोन नंबर मेरा, ये, ठीक है। मैं करता हूँ सबमिट करा मैंने, तो ये देखो सबमिट करती क्या खुल गया, इंडेक्स 1 की HTML खुल गई, जो हमने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली लिखी थी किसी टाइम क्या हमने इसी कोर्स में देखी थी। तो ये हमारी बात हो गई फॉर्म के बारे में। फॉर्म के बारे में एक खास बात हो रही थी, मेथड, ठीक है। मेथड इसमें दो होते हैं हमारे, एक होता है गेट मेथड एंड एक होता है पोस्ट मेथड, ठीक है। अब देखो इसने थोड़ा सा लिखा भी है गेट मेथड के बारे में कि डेटा जो भी होता है वो URL के तौर पे चला जाता है सारा कुछ, मतलब जो भी आप डेटा देंगे वो URL में लिखा दिख जाएगा। और पोस्ट मेथड में क्या होता है, URL में आपको डेटा नहीं दिखेगा। ये सब हम बैक एंड जब सीखेंगे तब और देखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉर्म जो होता है वो हमारा गेट रिक्वेस्ट के हिसाब से चलता है। तो हमको जब भी हमको कोई सेंसिटिव क्रेडेंशियल्स लेने होते हैं यूज़र से, तो हम इसका मेथड क्या कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं, ताकि हमारा जो URL है इसके अंदर आपका डेटा विजिबल ना हो। अगर आपको ये बात समझ में नहीं है तो कोई बात नहीं, ये सारा बैक एंड का पार्ट है, ये हम बाद में भी बात कर सकते हैं इसके बारे में। और क्योंकि ये कोर्स अभी हमारा HTML तक ही है, तो हम HTML तक ही इसको सीमित रखेंगे, यहीं तक ही रोकेंगे इसको। तो ये थी हमारी HTML के बारे में बात। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, ये सब आप जाके आप आराम से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू एक्शन पेज डॉट PHP, मतलब इन्होंने बैकएंड से कनेक्ट कर दिया इसको, ठीक है। बैकएंड से कनेक्ट करने का कुछ इस तरह से तरीका होता है। और आप यहाँ पे आराम से जाके देख सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप W3 स्कूल्स जैसी वेबसाइट है, आप इसका यूज़ करना आराम से सीख सकते हैं। मैं ये नहीं चाहता आप कोई चीज़ रट्टा मारे और रट्टा मार के आप लोग चीज़ों को समझें। मैं चाहता हूँ कि आप इतने अच्छे HTML के डेवलपर बने कि आपको चीज़ों को यूज़ करना आ जाए। अब जैसे कि मेरे को मान लीजिए कैनवा के बारे में देखना है, कैनवा के बारे में, तब आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे आप इसके बारे में थोड़ा थोड़ा खुद भी पढ़ लें, और वो क्या बोलना चाहता है क्या नहीं बोलना चाहता वो आप खुद देख के। जैसे इसमें बोला है HTML का जो कैनवा टैग इज यूज टू ड्रॉ ग्राफिक्स, और यूजुअली जावास्क्रिप्ट की मदद से हम करते हैं, और यहाँ पे इनका ट्यूटोरियल भी दे रखा है। तो आपको इतनी बेसिक्स आनी चाहिए कि आप चीज़ों को समझ सकें, और चीज़ों को समझने के बाद आप उनका यूज़ अपनी तरीके से कर सकें, ओके। तो आई होप आपको फॉर्म के बारे में थोड़ा बहुत बातें क्लियर हैं। हम लोग अब देखते हैं मेटा टैग्स के बारे में, मेटा टैग्स इन HTML, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है इस कोर्स का। तो मैं बना लेता हूँ अपनी 13 index.html, और इसमें मैं मेटा टैग्स की बात करूँगा। मैं इसमें एमिट लगाऊंगा और मैं सारे मेटा टैग्स को कर दूँगा डिलीट।
सब कुछ मैं जितने भी मेटा वाले डिलीट कर दूंगा। और डॉक टाइप HTML का आपको पता ही है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट HTML टाइप का है और उसी के साथ साथ हमारी लैंग्वेज इंग्लिश है, तो लैंग्वेज इक्वल टू इंग्लिश टाइटल। ओके, अब आपको मेटा टैग्स के बारे में ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। मेटा टैग्स कब यूज़ होते हैं? ये बेसिकली आपको SEO में यूज़ होते हैं और आपके डॉक्यूमेंट को मतलब आपके HTML को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होते हैं। तो मेटा इसमें होता है नेम, नेम इज़ इक्वल टू आप यहाँ पे ऑथर का नाम दे दें या आप वेबसाइट के ओनर का नाम दे दें या कुछ ऐसा नाम दे दें जिससे आपके यूज़र्स आपकी वेबसाइट को सर्च करते हैं। मान लो मैं कोडिंग की वेबसाइट बना रहा हूँ तो मैं लिख दे दूँगा फ्लाई डेक कोडर्स, ठीक है। ये मेरी वेबसाइट का नाम है और जिससे बेसिकली यूज़र सर्च करेंगे। और इसका डिस्क्रिप्शन देना होता है तो कंटेंट से हम देते हैं इसको, कंटेंट इज इक्वल टू फ्री कोडिंग क्लासेस इन हिंदी, ठीक है। और इसको मैं बंद कर दूंगा, मेटा टैग मेरा हो चुका है बंद। ये सब अच्छे से देना होता है क्योंकि ये सब बेसिकली हमारा SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा काम आता है। ओके, तो आई होप आपको मेटा टैग्स के बारे में थोड़ा बहुत और क्लियर है। आप चाहें तो और मेटा टैग्स के बारे में और आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। देखो इन्होंने लिखा है कैरसेट UTF-8, ये बेसिकली एनकोडिंग होती है। एनकोडिंग के बारे में बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत आपको है नहीं इस वक्त। तो मेटा टैग्स बेसिकली डेटा ऑफ डेटा होता है, ठीक है। एक तरह की इन्फॉर्मेशन होती है जो ब्राउज़र को चाहिए होती है और ये इन्फॉर्मेशन कभी भी आपके वेब ब्राउज़र में शो नहीं होती है, ठीक है। तो आई होप आपको मेटा के बारे में थोड़ी बातें क्लियर हुई होंगी। अब आप आराम से जाइए, इनके डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा पढ़िए। w3schools.com की एक वेबसाइट काफ़ी अच्छी इन्होंने बना रखी है, आप यहाँ पे जाएं और इस वेबसाइट का फ़ायदा उठाएं। और आई होप जितना मैंने आपको बेसिक्स के बारे में बताया आपको वो सारी बातें समझ में आई हैं अच्छे से। CSS के बारे में हमने बात नहीं करी क्योंकि कोर्स सारा HTML का था, तो हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमने बहुत सारी चीज़ें इस कोर्स में देखी। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होगी और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट कोर्स में। काफ़ी एक इससे भी अच्छा कोर्स मैं आपके लिए लाऊंगा आगे। तो आपको अगर पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।